Hello guys, welcome to Let's Crack UPSC CSC. This is Anirudh Malik. I welcome you all on Unacademy, India largest online learning platform. Hello guys, hello to all. Good evening, guys. Guys, from today onwards, we are going to start new part of geography series, that is complete geography for 2021 and 22, जिसमें हम prelims as well as mains का complete syllabus cover करने वाले हैं. As you all know, previously हमने geography का जो geomorphology portion है उसे complete कर लिया था. डिटेल में जो भी हमारी इंटीरियर ऑफ द अर्थ है उससे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट थे हमारी अर्थ में जियोमॉर्फोलॉजी में जो जो पार्ट्स थे वो प्रीलिम्स मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से कवर कर चुके हैं. उसी सीरीज का ये हमारा सेकंड पार्ट है, दैट इज इंडियन ज्योग्राफी. इंडियन ज्योग्राफी में बेसिकली हम बात करेंगे कंप्लीट इंडिया की कि जो हमारा इंडिया है उसके फिजिकल फीचर्स कौन कौन से हैं, कौन कौन सी रिवर्स हैं, कौन कौन से माउंटेन्स हैं, कितने डिवीजन में डिवाइडेड है, जोग्राफिकल लोकेशन क्या है, इंडिया की सॉइल कैसी है, वेजिटेशन कैसी है. ये पूरी सीरीज होगी जो डिटेल में हम कवर करेंगे प्रीलिम्स और मेंस के साथ. जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बहुत डिटेल के साथ चीजें कवर करेंगे. आज का जो हमारा इंडियन ज्योग्राफी है उसका जो पहला पार्ट है दैट इज ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ इंडिया. आज हम बात करेंगे जो हमारा इंडिया है उसकी जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है. ज्योग्राफिकल लोकेशन मींस इंडिया कौन कौन से लैटिट्यूड, कौन कौन से लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट पर सिचुएटेड है. फिर हम बात करेंगे कौन कौन से नेबर्स है, इंडिया का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया कैसा है. फिर अगर हम बात करेंगे कि जो इंडिया का नदन और वेस्टर्न, नदन और सदर्न पॉइंट है और वेस्टर्न और ईस्टर्न लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है, इनमें कितना डिस्टेंस है, कितना एंगल का, कितने डिग्री का आपका डिफरेंस है, और जो डिस्टेंस है अगर बेसिकली वो आपका किस तरह मेजर करते हैं और क्या क्या उसमें डिफरेंस आने के बाद उसके पीछे क्या रीजंस है कि जो नॉर्थ और साउथ है वो आपका कंपेयर टू लॉन्ग है, अगर यह बात करें शॉर्ट है, वहीं पर वेस्ट और ईस्ट है, दोनों में क्या डिफरेंस है, वो कौन कौन से कंसेप्ट है जिनके बेसिस पर ये चीजें कवर करते हैं. आज का लेक्चर कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है. सारे पॉइंट ऑफ व्यू हम डिस्कस करने वाले हैं, बॉन्डी डिस्प्यूट्स को डिस्कस करने वाले हैं, ये सारे पॉइंट हम आज कवर करेंगे. तो बहुत ध्यान से चीजों को समझने की कोशिश करना, बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है आज का एक एक पॉइंट के साथ. ओके गाइस, बिफोर स्टार्टिंग ए टॉपिक अगर मैं बात करूं अपने बारे में, दिस इज अनिरुद्ध मलिक. आई डन माई बीटेक फ्रॉम UPT and I have a teaching experience of more than 4 years and I taught and mentor more than 20,000 of offline student. वहीं पर बात करूं guys, more than lakhs of online student. This is my telegram link that is geography_5. यहाँ पर आपको सारी PDF important notification updates अवेलेबल हो जाएंगे, तो ज्वाइन कर लीजिए जितना जल्दी हो सके. वहीं पर हम बात करें अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के बारे में, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट्स के बारे में, आपको डेली लाइव क्लासेस मिलनी है, लाइव टेस्ट क्विजेज मिलनी है, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, अनलिमिटेड एक्सेस जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होते. वहीं पर मैं बात करूं आपके एजुकेटर्स की, तो इंडिया के टॉप 100+ एजुकेटर्स नाउ अवेलेबल ऑन अनअकैडमी ऐप. वहीं पर हम बात करें कोर्सेज के बारे में जो अनअकैडमी आपको प्रोवाइड करवाती है. सबसे पहले प्लस कोर्सेज के बारे में बात करें तो गाइज अगर अनअकैडमी का जो प्लस कोर्सेज है उसकी 1 ईयर की फी है 49,500. अगर आप कोड यूज करते हैं दैट इज कैपिटल AM10 यू विल गेट इंस्टेंट 10% डिस्काउंट. आपकी फीस हो जाएगी 44,550. फॉर 2 ईयर आपकी फीस हो जाएगी 72,000, कैपिटल AM10 64,800. वहीं पर आपके लिए प्लस में एक और 3 ईयर का सब्सक्रिप्शन है. अगर आप 12th के एंड में है, ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में, तो आपके लिए बेस्ट है 3 ईयर सब्सक्रिप्शन जिसकी कॉस्ट है 90,000. अगर आप कोड यूज करते हैं AM10 तो 81,100 हो जाती है. वहीं पर आपके लिए एक और बहुत अच्छा कोर्स है दैट इज आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. इसके एडवांटेजेस और इसकी बेनिफिट्स के बारे में बात करें, आपको पर्सनल कोच मिलेगा, जो पर्सनल गाइड मिलेगा, बिकॉज यूपीएससी अपने आप में बहुत वाइड हो जाता है सिलेबस, तो आपको एक मेंटर की जरूरत है, तो आपको पर्सनल कोच और मेंटर मिलेगा. डेली मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी, बिकॉज जो मेंस है वो टोटली सब्जेक्टिव है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है. प्रॉपर स्टडी प्लानर मिलेगा और पर्सनलाइज फीडबैक मिलेगी कि आपकी प्रिपरेशन किस वे में चल रही है. वहीं पर हम 1 ईयर की जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है उसकी फी है 69,500. कैपिटल AM10 कोड यूज करते हैं 62,550. 2 ईयर 1,07,000, कैपिटल AM10 96. वहीं पर 3 ईयर की 1,41,000, 1,26,900 आफ्टर यूजिंग द कोड
AM10। सो गाइज वहीं पर आपको मैं बात करूं, जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की फीस है 69,500, वहीं पर अगर आप बात करते हैं ऑफलाइन क्लासेस की, तो ऑफलाइन क्लासेस की जो फीस है वो 2 लाख होती है इंक्लूडिंग ऑप्शनल, बट अनअकैडमी चार्जिंग ओनली 69,500, और कोड के बाद तो 62,550 है आफ्टर यूजिंग द कोड AM10। और आपके लिए सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट भी अवेलेबल है, पबैट, PSIR, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, लिटरेचर में मैथिली, हिंदी, कन्नड़, इंग्लिश एंड मैनी मोर ऑप्शनल आपके लिए अवेलेबल है। वहीं पर ऑप्शनल की फीस के बारे में बात करूं, 1 ईयर की आपकी 27,000 है, और आपकी 2 ईयर की 40, और आपकी 3 ईयर की 50,000। इसमें भी अगर आप AM10 कोड यूज करेंगे आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। वहीं पर हम बात करते हैं जो आज का हमारा टॉपिक है, दैट इज इंडिया का जो साइज, जो लोकेशन है, ज्योग्राफिकल यूनिट है, उसके बारे में हम बात करेंगे और चीजों को डिस्कस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिया के बारे में। देखिए गाइस, जो इंडिया है ना, अगर मैं आपको एक चीज बताने की कोशिश करता हूं, बेसिकली पहले क्या होता था, बहुत आराम से समझने की कोशिश करना कि हमें ऐसा क्या जरूरत पड़ी कि जो हमारे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है उसमें हमें पूरे वर्ल्ड में या पूरे ग्लोब में उसे लोकेट करना पड़ा। ऐसा क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हुए कि हमें पूरे वर्ल्ड में अपनी ज्योग्राफिकल लोकेशन को शो करने के लिए लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को समझना पड़ा। देखिए बेसिकली आपने सुना होगा बहुत बार कि जो इंडिया है वो आपका वेस्ट में 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट है, आपका जो इसका ईस्टर्न पॉइंट है वो आपका 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट है। ऐसा क्या रीजन हुए, बहुत सारे पॉइंट में डिस्कस करूंगा, सारे इंपॉर्टेंट होंगे। देखिए बेसिकली क्या होता था, पहले आपको पता होगा कि जो आपके कोलंबस है वो इंडिया में आना चाहते थे, डिस्कवर करना चाहते थे इंडिया को। उन्हें पता लगा था इंडिया बहुत ही रिच है नेचुरल सोर्सेज में, इंडिया बहुत ही रिच है नेचुरल वेजिटेशन में, तो वो इंडिया में आना चाहते थे। बट क्या हुआ, वो इंडिया ना जाके अमेरिका चले गए, अमेरिका चले गए। सो और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो क्या होता था कि जो आपको पता है हमारी अर्थ रोटेशन और रेवोल्यूशन दोनों करती है, तो ड्यू टू रोटेशन आपकी जो लोकेशन है वो एक जगह फिक्स नहीं होती। लेट अस एज्यूम करता हूं, मैं आपको एक एग्जांपल देने की कोशिश करता हूं। यहां पर ये पॉइंट है और आप यहां पे हो, ठीक है। बट हमारा क्या है, आपको इस पॉइंट पे आना है, आपने डिसाइड कर लिया, बिल्कुल सही है, आप इस पॉइंट पे चलेंगे। बट हमारी अर्थ रोटेट कर रही है, हमारी अर्थ रोटेट कर रही है, रोटेट करके जो ये वाला पॉइंट है वो इस डायरेक्शन में आ गया, इस पॉइंट में आ गया, और यहां का कोई पॉइंट अब इस डायरेक्शन में आ गया। तो आपको जाना तो इस पॉइंट पे था, बट आप आ गए इस पॉइंट पे। क्यों? क्योंकि आपकी अर्थ तो रोटेट कर रही है अपने एक्सिस पे, तो हमारी कोई भी फिक्स लोकेशन हमें नहीं पता थी। फिर क्या हुआ कि हमने अपने अर्थ पर, पूरे जितना भी अर्थ है इस पे हमने बनाए लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। अब बात करते हैं व्हाट इज लॉन्गिट्यूड एंड व्हाट इज लैटिट्यूड। समझना, और बहुत अच्छे से समझना, आराम आराम से एक एक पॉइंट समझाऊंगा। कि जैसे मेरी अर्थ है, इसमें जो भी लाइन आपको हॉरिजॉन्टल दिखेंगी, जो भी लाइन आपको हॉरिजॉन्टल दिखेंगी इस तरह, हमने उन्हें कहा लैटिट्यूड, उन्हें हमने कहा लैटिट्यूड लाइंस। और जो भी लाइन आपको वर्टिकल्स दिखेंगी ये वाली, इन्हें हमने बोला लॉन्गिट्यूडनल लाइंस। इन लाइंस को बोला हमने लॉन्गिट्यूडनल लाइंस। क्लियर है ये वाला पॉइंट, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल लाइंस। अब याद किस तरह करना है, हमें याद करना है लैटी मीन्स लेटी हुई, जो भी लाइन लेटी हुई है इस तरह वो लैटिट्यूड है, और जो भी लॉन्ग है वो लॉन्गिट्यूडनल लाइंस है। तो क्या किया हमने, हमने पूरे वर्ल्ड के जो ग्लोब है उस पर डिवीजन किया लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल लाइंस का। अब मान के चलिए कि मेरा यहां पर ये लैटिट्यूडनल लाइंस है इस वाले पोजीशन पे, यहां पर एज्यूम करता हूं मैं 82 डिग्री 30 मिनट्स की मेरी यहां पर ये लॉन्गिट्यूडनल लाइंस है, ठीक है। तो अब मुझे पता है कि अगर मुझे इंडिया जाना है तो मुझे 82 डिग्री 30 मिनट्स में आपका यहां पर इलाहाबाद का जो नैनी है वहां पर मैं पहुंच जाऊंगा। इस लैटिट्यूड पर ये लोकेशन फिक्स है। तो जो आपका जीपीएस होता है वो इसी वर्क पे, इसी पॉइंट पर वर्क करता है कि वहां पर आपका, जैसे आपने लोकेशन डाली दिल्ली, तो दिल्ली की जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है वो एकदम फिक्स हो जाएंगी जीपीएस में। और जीपीएस उसी लैटिट्यूड, जीपीएस कभी दिल्ली नहीं लेके जाता, जीपीएस कभी आपको लखनऊ नहीं लेके जाएगा, जीपीएस कभी आपको अहमदाबाद नहीं लेके जाएगा। जीपीएस डालेगा जिस लैटिट्यूड पर अहमदाबाद है, जिस लैटिट्यूड पर मुंबई है,
वो लैटिट्यूड वहां पर डालेगा और अपने आप उस लैटिट्यूड्स पर आप अगर वॉक कर रहे हो या बाइक से या प्लेन से किसी भी वे में जा रहे हो तो जीपीएस उस लैटिट्यूड पे आपको लेके जाएगा जिस लैटिट्यूड पर वो सिटी लोकेटेड है। तो यही रीजन हुआ कि आपके जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है वो किसी फिक्स प्लेस को डिटरमाइन करने के लिए हमने बनाए ताकि हम इजिली वहां पर पहुंच सके। ये हमारा सबसे पहला और इंपॉर्टेंट मोटिव था लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का। तो अब सुनते हैं क्या हुआ। अब सुनिए क्या पॉइंट हुआ। बेसिकली जो हमारी अर्थ है वो बेसिकली आपको पता है क्या है, एक जियोइड शेप में है। एक जियोइड अगर मैं बात करूं सिंपल और लेमन टर्म में आप समझ लीजिए एक ओवल शेप में है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि अर्थ की शेप क्या है आपको बताना है जियोइड शेप। बट अगर मैं बात करूं अर्थ आपकी एक ओवल शेप में है। तो हमने क्या किया, हमने पूरी अर्थ को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, हमने अपनी अर्थ को 4 पार्ट में डिवाइड किया। इसे हमने सबसे पहले कहा इक्वेटर, जिसे हम कहते हैं 0 डिग्री। अगर हम इस इक्वेटर के ऊपर वाले पॉइंट पर जाएंगे तो हमारा आएगा नदर्न हेमिस्फेयर। अगर हम इस इक्वेटर के नीचे वाले पॉइंट पर आएंगे तो हमारा आएगा सदर्न हेमिस्फेयर। सर बिल्कुल सही है, क्लियर है। फिर आता है हमारा यहां पर 0 डिग्री, ये वाली लाइन जिसे हम कहते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। ठीक है, अगर बात इंटरनेशनल डेट लाइन नहीं, ग्रीनविच लाइन। अगर मैं बात करूं ग्रीनविच लाइन इसे हम कहते हैं किसको, आपकी 0 डिग्री को, जो पास होती है आपके लंदन से। एक विलेज है ग्रीनविच, वहां से लंदन में एक विलेज है ग्रीनविच, वहां से अगर आप इस 0 डिग्री के इस वाले पॉइंट पर जाओगे दैट मींस लेफ्ट हैंड साइड पे, तो आपको यहां पर पूरा एरिया जिसे हम कहेंगे उसे कहेंगे वेस्टर्न हेमिस्फेयर, उसको हम बोलेंगे वेस्टर्न हेमिस्फेयर। वहीं पर अगर हम ग्रीनविच के आपके राइट हैंड साइड पर मूव करेंगे तो इस पूरे पोर्शन को हम बोलेंगे ईस्टर्न हेमिस्फेयर। ये सिंपल पॉइंट आपको समझना है, बस अब आपको चीजें क्लियर होते चली जाएंगी। बिल्कुल बेस से स्टार्ट कर रहा हूं, प्रीलिम्स और हाई लेवल होगा मेंस तक का, बस आप चीजों को समझते रहिए। तो आपका वेस्टर्न हेमिस्फेयर और ईस्टर्न हेमिस्फेयर और आपका नदर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर। क्वेश्चन बनता है कि इंडिया कहां पे लाई करता है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि इंडिया किस पॉइंट पर लाई करता है। तो अगर मैं आपको मैप में शो करूं, दिस वन इज 0 डिग्री और प्राइम मेरिडियन जिसे ग्रीनविच लाइन कहते हैं। दिस वन इज 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन और यहां पर यह है 0 डिग्री इक्वेटर। अगर आप इस प्राइम मेरिडियन के इस वाले एंड पे चलेंगे तो दिस इज वेस्टर्न हेमिस्फेयर और अगर आप इसके इस वाले पॉइंट पर चलेंगे दिस वन इज ईस्टर्न हेमिस्फेयर। अगर आप इस इक्वेटर के नदर्न पॉइंट पर चलेंगे तो इसे हम बोलेंगे नदर्न हेमिस्फेयर। अगर आप इसके सदर्न हेमिस्फेयर में सदर्न पॉइंट में जाएंगे तो हम बोलेंगे सदर्न हेमिस्फेयर। तो बेसिकली इस तरह हमने डिवीजन किया। सर ठीक है, समझ आ गया, डिवीजन किया। अब आपसे कोई पूछेगा कि इंडिया कहां पर लाई करता है तो आपको बताना है सर इंडिया लाई करता है सबसे पहले तो ईस्टर्न हेमिस्फेयर में और आपका नदर्न हेमिस्फेयर में। दैट मींस नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फेयर में इंडिया लाई करता है आपका। कहां पर, नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फेयर में लाई करता है। गॉट इट दैट पॉइंट। उसके बाद आपको यह समझ में आ गया। तो यहां पर ये तो 0 डिग्री हुआ। ठीक है, इस 0 डिग्री से अगर हम एंगल है, 0 डिग्री क्या है, ये एंगल है, यहां पर ये 0 डिग्री है। अगर मैं बनाता हूं ये वाला लाइन है आपका 30 डिग्री। ठीक है, दैट मींस इस 0 डिग्री से यहां पर ये एंगल बना हुआ है 30 डिग्री का। तो हमने टोटल लाइंस बना दी पूरे वर्ल्ड में। पूरे वर्ल्ड में अगर मैं इस 0 डिग्री से इधर की तरफ चलूंगा तो ये भी 0 से लेके 180 डिग्री के एंगल तो इस डायरेक्शन में हो गए और 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री के एंगल इस डायरेक्शन में हो गए। तो दोनों तरफ 180 हो गए। वहीं पर अगर मैं बात करूं यहां पर तो यहां पे 90 डिग्री है और इस वाले एंड पर भी 90 डिग्री है। दैट मींस वेस्टर्न और ईस्टर्न हेमिस्फेयर में 180 डिग्री है और आपके नदर्न एंड सदर्न हेमिस्फेयर में 90 डिग्री के एंगल पे आपके पूरा डिवीजन किया हुआ है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये तो 0 डिग्री हो गया। अब हम इस 0 डिग्री से बढ़ेंगे, 10 डिग्री आएगा, 20 डिग्री आएगा, 30 डिग्री आएगा, 40 डिग्री आएगा। इस तरह हमारे डिग्री से एंगल बने हुए हैं 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन से। तो हमारा जो इंडिया है उसमें जो इंडिया का वेस्टर्न पार्ट है दैट इज गुजरात। दैट इज गुजरात। वहीं पर हमारे जो इंडिया का ईस्टर्न पॉइंट है दैट इज अरुणाचल प्रदेश।
अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि इंडिया का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड बताइए, तो आपको बताना है इंडिया का जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंड है वो है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके आपका 97 डिग्री 25 मिनट वेस्ट में, आप ईस्ट में इंडिया सिचुएटेड करता है। अब बोलोगे कि सर यहां पर भी हमने ईस्ट लिखा और यहां पर भी हमने ईस्ट लिखा, बट ये तो इंडिया के वेस्ट में लाई करता है। इंडिया के तो वेस्ट में लाई करता है, पर प्राइम मेरिडियन है पूरे वर्ल्ड में, तो ये इसके ईस्टर्न पार्ट पे लाई करता है ना। पूरे वर्ल्ड में तो इसके ईस्टर्न पार्ट पे लाई करता है, देख लीजिए मैप में, ये पूरा वर्ल्ड है, इसके तो ईस्टर्न पॉइंट पे है। तो ये वाली लाइन तो आपका कहां पे हो गई, ये वाली लाइन तो पूरे वर्ल्ड ग्लोब के अकॉर्डिंग ईस्टर्न हेमिस्फीयर में हो गई। तो हम इसे बोलते हैं 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके जो अरुणाचल प्रदेश वाला पार्ट है वहां पर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट है। तो इंडिया के वेस्ट और ईस्ट डिवीजन में, बट ग्लोब में कहा है, दोनों ही आप में ईस्ट में है। तो कभी भी ये मेंशन मत कर देना 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, 97 वेस्ट और 97 25 मिनट ईस्ट में, दोनों ही ईस्ट में लाई करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका यहां पे आ जाइए, दिस वन इज 0 डिग्री, ये 0 डिग्री है। अब इस 0 डिग्री से एंगल बना 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री, सेम एंगल इस डायरेक्शन में भी बने। तो इंडिया, अगर आप नोटिस करेंगे यहां से इंडिया स्टार्ट होता है, तो अगर आप 0 डिग्री से ऊपर जाएंगे तो कहां पर एंगल होंगे, बताएगा कोई स्टूडेंट? वो एंगल होंगे, अगर आप यहां पर नोटिस करेंगे, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ और आपका 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। अब आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे, सर यहाँ पे तो साउथ होना चाहिए, ये नॉर्थ क्यों कर दिया? बताइए फटाफट। क्योंकि ये नदर्न हेमिस्फीयर है, यहाँ पर 0 डिग्री है, इसके यहाँ पर सदर्न हेमिस्फीयर है, अपर वाले एंड में नदर्न हेमिस्फीयर है। दैट्स वाई हम इसे 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ ही कैलकुलेट करते हैं इंडिया का ईस्ट टू वेस्ट पॉइंट। समझ में आया आपको, यस और नो? तो हमने क्या पॉइंट किया, ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंड, दैट मींस 30 डिग्री है। व्हाट आप बोलोगे सर कैसे 30? अगर आप 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट में से 37 डिग्री 6 इसको माइनस करोगे, सॉरी 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट को माइनस करोगे, तो आप मेजर करोगे अप्रोक्स 30 डिग्री का डिफरेंस है वेस्ट और ईस्ट इंडिया में। वहीं पर आपका 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, अगर आप नॉर्थ और साउथ में भी डिफाइन करोगे तो ये भी ऑन एन एवरेज 30 डिग्री नॉर्थ हो जाता है आपका नॉर्थ से साउथ एक्सटेंड। आप मैप में मेजर कीजिए एक बार इस लोकेशन को, यहां पर 8 डिग्री नॉर्थ 4 मिनट नॉर्थ है। तो अगर आप नोटिस करेंगे, नॉर्थ इंडिया का जो साउथ है और इंडिया का जो नॉर्थ है, इन दोनों के अगर बीच में डिग्री को माइनस करोगे तो 30 डिग्री आएगा। वहीं पर अगर आप इसका और इसको मेजर करोगे तो अप्रोक्स 30 डिग्री ही आएगा। सर 30 डिग्री आया, तो हमने एक चीज पढ़ी थी, हमने क्या पढ़ा था कि 1 डिग्री होता है उसके बीच में 111 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है। याद कीजिए मैंने बताया था 1 डिग्री के बीच में 111 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है अगर 1 भी डिग्री हो। तो दैट मींस हमारा क्या पॉइंट हुआ कि हमारा 30 डिग्री नॉर्थ से साउथ है, 30 डिग्री वेस्ट से ईस्ट है, दोनों बराबर है। दैट मींस इंडिया का जो नॉर्थ और साउथ है उसके बीच में भी डिस्टेंस सेम होना चाहिए। गॉट इट? इंडिया का नॉर्थ एंड साउथ है उसके बीच में भी डिस्टेंस सेम होना चाहिए। इंडिया के वेस्ट और ईस्ट भी 30 डिग्री है, तो इंडिया की जो आपकी चौड़ाई है, या अगर मैं बात करूं जो इंडिया का पूरा ऊपर नॉर्थ और साउथ है उसमें भी सेम डिस्टेंस और इसमें भी सेम डिस्टेंस होना चाहिए। बट अगर हम नोटिस करें तो हमने क्या फाइंड आउट किया कि इंडिया का जो नॉर्थ और साउथ है वो तो 3214 किलोमीटर है। गॉट इट? वहीं पर इंडिया का वेस्ट और ईस्ट है वो 2933 किलोमीटर है। अब बोलोगे सर क्या डिफरेंस आया, बेसिकली क्वेश्चन अच्छा बनता है, बेसिकली ऐसा क्या डिफरेंस आया कि जो नॉर्थ और साउथ है वो 2933 किलोमीटर का है, और जो सॉरी आपका नॉर्थ एंड साउथ तो 3214 का है, वहीं पर वेस्ट टू ईस्ट इतना है। ऐसा क्या डिफरेंस आया?
आज यही चीज समझेंगे और इसमें मैं बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट आपको बताने वाला हूं। देखिए, अगर आप यहां पे आएंगे एक पॉइंट पर जो मैं समझाना चाहता हूं, आपको एक पॉइंट समझाना चाहता हूं, बहुत अच्छी अच्छी चीजें आज हम कवर करेंगे। बेसिकली आप ये पॉइंट पे आइए, सबसे पहले यहां पे आइए। देखिए, यहां पर ये वाली जो लाइन है इन्हें हम बोलते हैं लैटिट्यूडनल लाइन, इन्हें हम बोलते हैं लैटिट्यूडनल लाइन, और इन वाली लाइन को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल लाइन। ठीक, क्लियर? जो हमारी लैटिट्यूडनल लाइंस हैं, इन दो लैटिट्यूडनल लाइंस के बीच में जो आपका क्या है चीज है, डिस्टेंस होता है, वो हमेशा सेम होता है। दो लैटिट्यूडनल लाइंस के बीच में अगर ये 0 डिग्री है और ये 1 डिग्री है, तो 0 और 1 के बीच में डिस्टेंस सेम होगा। ठीक है, आपका ये जो 1 और 2 डिग्री है इनके बीच में डिस्टेंस सेम होगा। दैट मीन्स ये आपस में पैरेलल होंगी, ये आपस में पैरेलल होंगी। कौन सी? लैटिट्यूडनल लाइंस। वहीं पर जो लॉन्गिट्यूडनल लाइंस हैं आपकी, वो आपस में पैरेलल नहीं होंगी। दैट मीन्स वो नियर द इक्वेटर जो इनके बीच में डिस्टेंस होगा वो आपका मैक्सिमम होगा। जैसे जैसे वो इक्वेटर से ऊपर की तरफ चलती चली जाएंगी, आप नोटिस कर रहे होंगे कि उनके बीच में डिस्टेंस कम होता जा रहा है। आप नोटिस कर रहे होंगे उनके बीच में डिस्टेंस कम होता जा रहा है। तो जैसे जैसे हमारी जो ये आपकी लैटिट्यूडनल लाइंस है, इनके बीच का तो डिस्टेंस कॉमन है, इनके बीच का डिस्टेंस तो कॉमन है। दैट मीन्स तो आपका अगर मैं बात करूं यहां से यहां तक का, इनके बीच में हर लैटिट्यूडनल लाइंस के बीच में डिस्टेंस कॉमन है। तो यही रीजन है कि 3214 किलोमीटर ज्यादा इसकी नॉर्थ टू साउथ की लेंथ है। वहीं पर अगर आप नोटिस करेंगे वेस्ट टू ईस्ट में, अगर आप नोटिस करेंगे वेस्ट टू ईस्ट में, तो इंडिया इक्वेटर से थोड़ा ऊपर की तरफ है, नॉर्थ की तरफ। तो जो आपकी दो लॉन्गिट्यूडनल लाइंस है, जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ मूव करते चले जाओगे, इन लैटिट्यूडनल लाइंस के बीच में डिस्टेंस कम हो जाएगा। और आपको पता है इंडिया भी आपका 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 7 मिनट नॉर्थ वाले लोकेशन में लाई करता है। तो इसके बीच में जो लाइन है वो ऊपर नॉर्थ में जाते जाते उनके बीच में डिस्टेंस कम हो गया है। यही रीजन है कि जो हमारा आपका वेस्ट से और जो ईस्ट के बीच में डिस्टेंस है वो 2900 समथिंग किलोमीटर है, वहीं पर 3214 किलोमीटर है, जो कि ज्यादा है। समझ में आया? तो इसका मतलब ये है कि सर जो हमारी लॉन्गिट्यूडनल लाइंस है वो आपकी पैरेलल नहीं है, उनका जो डिस्टेंस है नियर द इक्वेटर वो ज्यादा है। अगर ये आपके इक्वेटर के पास होती तो इसमें जो आपकी लॉन्गिट्यूडनल लाइंस है वो कम होती। अगर आप जैसे जैसे ऊपर चलते चले जाओगे लॉन्गिट्यूडनल लाइंस ज्यादा होती चली जाएंगी। अब मैं आपको एक क्वेश्चन समझाता हूं, कभी आपने अपनी इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग चीजें नहीं की होंगी, आज आप सोचने पे मजबूर होंगे कि हाँ ये पॉइंट तो है, हाँ ये पॉइंट तो है। क्या पॉइंट है? अब वो देखिए। अब मैं आपको एक बेसिक सा सिंपल सा पॉइंट बताता हूं। अगर आप नोटिस करें यहां पर, आइए एक पॉइंट समझिए। अगर मैं आपको एक चीजें मेजर करवाता हूं इस वाले पॉइंट पर, यहां पर ये मेरा एक पॉइंट है इंडिया का वेस्टर्न मोस्ट, और यहां पर मेरे इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। ठीक है, तो आपको पता है कि जो आपके नियर द इक्वेटर जैसे भी जो लाइन होंगी उनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा होगा, जैसे टूवर्ड्स द पोल जाएंगे डिस्टेंस कम होता चला जाएगा। तो आप नोटिस करेंगे कि नियर द इक्वेटर, नियर द इक्वेटर अगर कोई चीज इतनी बड़ी है, नियर द इक्वेटर अगर कोई चीज वेस्ट से ईस्ट तक इतनी बड़ी है, तो उसमें जो लॉन्गिट्यूड्स होंगे वो आपके लेस होंगे, वो लॉन्गिट्यूड लेस होंगे। ये चीज समझना। अब वहीं पर ये वाला पॉइंट मैं यहां पे लेके आ जाता हूं, तो आप नोटिस करेंगे इनके बीच में डिस्टेंस कम है, तो आपके यहां पर लॉन्गिट्यूड ज्यादा होंगे। यही रीजन है कि हमें रशिया को 11 टाइम जोन में कन्वर्ट करना पड़ा, बिकॉज रशिया नदन पार्ट में है और उनके बीच में जो लॉन्गिट्यूड्स है वो ज्यादा है, और उन्हीं लॉन्गिट्यूड्स के रीजन से हमें उन्हें टाइम डिवीजन भी करना पड़ा।
हमें उनका टाइम डिवीजन भी करना पड़ा। तो याद रखना, अगर पॉइंट क्या है, याद पॉइंट ये है, क्वेश्चन बनेगा कि अगर हम इंडिया को आपका नदन पॉइंट के ऊपर या नदन हेमिस्फीयर में शिफ्ट करते हैं, क्या इंडिया के उतने ही लॉन्गिट्यूड रहेंगे? नहीं सर, इंडिया के लॉन्गिट्यूड इंक्रीज हो जाएंगे। अगर हम इंडिया का प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट मूवमेंट हो रहा है कंटिन्यूअस और इंडिया नदन पार्ट पर मूव हो रहा है, तो इंडिया के लॉन्गिट्यूड्स भी इंक्रीज हो जाएंगे। और इंडिया अगर सदर्न साइड में शिफ्ट कर गया तो इंडिया के जो लॉन्गिट्यूड्स है वो डिक्रीज हो जाएंगे। ये वाला पॉइंट बताइए समझ में आया या नहीं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से क्वेश्चन बन सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, समझिए। ठीक है, तो आपके जैसे जैसे आप नदन पॉइंट पर जाओगे, लोकेशन सेम है, बट आपके जो लॉन्गिट्यूड्स हैं वो आपके इंक्रीज होंगे जैसे जैसे नॉर्थन डायरेक्शन में आप शिफ्ट होंगे, और जैसे जैसे हम सदर्न डायरेक्शन में मूव करेंगे हमारे लॉन्गिट्यूड्स कम होंगे। अब सर लॉन्गिट्यूड की तो बात हो गई, व्हाट अबाउट लैटिट्यूड? व्हाट अबाउट लैटिट्यूड? चाहे आप नदर्न हेमिस्फीयर में रहिए, चाहे सदर्न हेमिस्फीयर में रहिए, चाहे नॉर्थवर्ड मूव कीजिए, चाहे साउथवर्ड मूव कीजिए, लैटिट्यूड में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, बिकॉज लैटिट्यूड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। उनकी डिस्टेंस इक्वेटर के पास भी इतनी होगी, उनकी डिस्टेंस पोल के पास भी इतनी होगी, लैटिट्यूड में आपका कोई डिफरेंस नहीं आने वाला। तो पॉइंट क्या है, अगर हम एक एरिया को लेते हैं और उसे टूवर्ड्स द नॉर्थ जाते हैं तो उसके लॉन्गिट्यूड ज्यादा होंगे, और टूवर्ड्स द इक्वेटर जाते हैं तो लॉन्गिट्यूड्स कम होंगे, बिकॉज जो हमारी लॉन्गिट्यूडनल लाइंस है वो इक्वेटर के पास उनके बीच में डिस्टेंस मोर है, और टूवर्ड्स द पोल उनके बीच में डिस्टेंस लेस है। गॉट इट माई पॉइंट? बहुत अच्छा पॉइंट है, चीजों को समझने वाला पॉइंट है, चीजों को रियलाइज करने वाला पॉइंट है कि हाँ ये पॉइंट बिल्कुल लॉजिकल है, ये अंडरस्टैंडिंग वाले पॉइंट है, बेटर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको यहाँ पे। ये मेरे हिसाब से आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हमें आगे क्या पॉइंट पढ़ना है? अब आगे पढ़ना है टाइम जोन को लेके, कि हमारा जो इंडिया है उसकी जो, अब पॉइंट पर आइए, हमारा जो इंडिया है उसकी स्टैंडर्ड टाइम जोन है 82 डिग्री 30 मिनट्स। इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम जोन है वो 82 डिग्री 30 मिनट्स है। सर ये कैसे लिया जाता है, क्या होता है टाइम जोन? हमने पूरे वर्ल्ड को 24 आवर्स में कैसे डिवीजन, कैसे क्या क्या चीजें हुई? हम बात करते हैं कि अगर हम 10 डिग्री इधर चले जाएंगे तो हमारे 40 मिनट्स आपके डिक्रीज हो जाएंगे या इंक्रीज हो जाएंगे, ये चीजें हम पढ़ते हैं। तो सर ऐसे कैसे होता है, ऐसे किस तरह होता है, आइए मैं समझाता हूँ आपको। बेसिकली हमारी जो अर्थ है पूरी वो 360 डिग्री की है, 360 डिग्री का एक ज्योइड शेप में एक सर्कुलर है, क्लियर है? उस 360 डिग्री में टोटल कितने आवर्स होते हैं सर? 24 आवर्स होते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो हम लिखेंगे 1 आवर इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन 24। अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा निकल के आएगा 1 आवर इज इक्वल टू 15 डिग्री। बिल्कुल सही है। अब हम आवर को मिनट में कर देंगे, 60 मिनट इज इक्वल टू 15 डिग्री। ठीक है, अब मैं लिखता हूं ये 1 डिग्री कर देता हूं इसे, और 60 के नीचे में 15 को लेके आ जाता हूं, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट। तो हमें याद रखना है हमेशा, हमेशा क्या याद रखना है? हमेशा याद रखना है जो मेरा प्राइम मेरिडियन है, अगर मैं प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में चलता हूं तो जैसे मैं 1 डिग्री आगे चलूंगा तो मेरा आपका 4 मिनट इंक्रीज होगा, मेरा 4 मिनट एड ऑन हो जाएगा टाइम में, मैं 4 मिनट आगे हो जाऊंगा 1 डिग्री पे। तो हम बोलते हैं कि इंडिया 5 आवर 30 मिनट्स आगे है 0 डिग्री से, यानी कि प्राइम मेरिडियन से। आपने पढ़ा होगा कि इंडिया 5 आवर 30 मिनट्स आगे है प्राइम मेरिडियन से। हमने चीजें पढ़ी हैं सर, बिल्कुल पढ़ी हैं। तो अब वो कैसे हुआ? हमने देखे इंडिया का जो ग्रीनविच टाइम है, जो सॉरी इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो ग्रीनविच, दैट मीन जो 0 डिग्री है लंदन से पास होती है उससे 82 डिग्री 30 मिनट्स आगे है। अभी मैं ये भी डिस्कस करूंगा कि यहीं पर क्यों बनाया, अभी हम ये भी डिस्कस करेंगे कि यहां पर क्यों बनाया। तो अगर आप नोटिस करेंगे 82 डिग्री
30 मिनट्स है, तो सबसे पहले में 82 डिग्री को हमने अभी पीछे पढ़ के आए हैं 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट, तो हम इसे 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 8 आ गया और यहां पर ये आ गया 328 और ये 30 है, दैट मीन्स हाफ है, इस हाफ को दोबारा 4 मिनट से करते हैं तो ये आ जाएगा 2 मिनट्स, तो दैट मीन्स 2 मिनट्स इसमें ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 330 मिनट्स। अब मैं इस 330 मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करता हूं डिवाइडेड बाय 60, तो मेरा आ गया 5 आवर 30 मिनट्स। दैट मीन्स कि जो हमारा इंडिया है वो ग्रीनविच लाइन से जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो 5 आवर 30 मिनट्स आगे चल रहा है। दैट मीन्स अगर जो 0 डिग्री है इससे अगर आप ईस्ट में चलेंगे तो आपका टाइम एड ऑन होगा, अगर आप इसके वेस्ट में चलेंगे तो आपका टाइम नेगेटिव या सब्ट्रैक्ट होगा, माइनस में होगा। समझ में आया ये वाला पॉइंट? सर बिल्कुल समझ में आया। तो सर बेसिकली हमें बताइए कि ऐसी क्या रिक्वायरमेंट पड़ी कि इंडिया का टाइम डिवीजन करना पड़ा। ऐसा इसलिए पड़ा कि यहां पर इंडिया का ये और ये दोनों मिला के आता है 30 डिग्री। अगर मैं बात करूं इंडिया का जो गुजरात है वेस्टर्न पॉइंट और अरुणाचल प्रदेश ईस्टर्न पॉइंट है, टोटल 30 डिग्री का डिफरेंस होता है। सो अगर मैं 30 डिग्री को 4 मिनट से मल्टीप्लाई करूं 120 मिनट्स, दैट मीन्स 2 आवर्स का डिफरेंस होता है। तो इंडिया में अगर यहां पर 4 पीएम हो रहा है तो इस वाले एरिया में 6 पीएम होगा, बिकॉज ये वाला टाइम 2 आवर्स अहेड चलेगा, जैसे जैसे ईस्ट में चलेंगे 2 आवर्स अहेड चलेगा। तो अब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, चाहे कोई भी मीटिंग हो, कोई भी टीवी सीरीज हो, कुछ भी मैच हो, कोई भी ट्रेन टाइमिंग हो, वो सारा क्लैश होगा। यहां पर 4 पीएम होंगे, वहां पर 6 पीएम होंगे। ठीक है, ओके, तो सारी चीज मिस हैपनिंग हो जाएंगी, सारी चीज इधर उधर एकदम कंफ्यूजिंग वे में हो जाएंगी। तो इंडियन गवर्नमेंट ने बोला कि आप 30 डिग्री को हाफ कर दीजिए, आप बिल्कुल, तो हो गया 15 डिग्री। तो अगर हम वेस्टर्न पॉइंट से 15 डिग्री ऐड करें तो 82 डिग्री 30 मिनट्स आता है, और इसमें भी अगर हम 52 डिग्री 15 डिग्री माइनस करें तो यहां पर आता है। तो हमने कहा कि अब हम जो हमारा स्टैंडर्ड टाइम होगा वो बिल्कुल सेंट्रल लोकेशन पे होगा, हम जो टाइम जोन होगा वो इस लोकेशन पे रखेंगे जो यहाँ पे होगा। इन वाले लोगों को भी यही टाइम मानना है, इन वाले लोगों को भी यही टाइम मानना है। ठीक है, दोनों के लिए एक कॉमन टाइम हो जाएगा। अब इशू क्या आया? अब इशू आए कुछ लोगों के पास, किनके पास? सबसे पहले हम बात करते हैं, इशू आया नॉर्थ ईस्ट वाले लोगों के लिए, आसाम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा वाले लोगों के लिए। इनके लिए क्या इशू आया? इन्होंने बोला कि जब इंडिया में यहां पर 8:10 पीएम होता है, 10 एएम होता है मॉर्निंग में, जो कि ऑफिस टाइम होता है, यहां पर हमारा होता है 11 एएम। बिकॉज हम यहां पर टोटल तो 2 आवर का डिफरेंस है, बट इसके अकॉर्डिंग तो ये 1 आवर आगे है, तो यहां पे 11 एएम हो जाता है। ठीक है, जब यहां पर समझने की कोशिश करना, जब यहां पर 5 पीएम होता है तो यहां पे होता है उस टाइम कितना, बताएगा कोई? यहां पे होता है 6 पीएम, यहां पे होता है 6 पीएम। तो ये बोलते हैं कि जो हमारी एफिशिएंसी है ना, हम मॉर्निंग में 8 पीएम उठ रहे हैं, फिर हमारी यहां पर एफिशिएंसी कम हो रही है 1 घंटे की, क्योंकि आप डिले कर रहे हो, तो हमारी एफिशिएंसी कम हो रही है यहां पर। अब ये इनके साथ इशू आया, तो इन्होंने बोला कि हमारे लिए एक टाइम लाइए जिसका नाम दिया चाय बगान टाइम, कि हमारे लिए चाय बगान टाइम लाइए, कि जो आसाम है उसका एक सेपरेट टाइम जोन होना चाहिए, जिसे उन्होंने चाय बगान टाइम जोन का नाम दिया। गवर्नमेंट ने इसके लिए बिल्स भी, कुछ इश्यूज हुए पर गवर्नमेंट ने पास नहीं किया, वहां पर प्रोटेस्ट भी हुए, अभी करंट के इश्यूज में था, बट अभी तक चाय बगान टाइम नहीं हुआ, क्योंकि ब्रिटिशर्स के टाइम में यहाँ पर एक चाय बगान टाइम रखा गया था। उसके बाद यहां पर जो ये वेस्ट वाले पॉइंट है, ये गुजरात वाले लोग बोलते हैं कि जब यहां पर होता है आपका 5 पीएम, तो हमारे यहां होता है 4 पीएम। समझने की कोशिश करना, क्योंकि ये 1 घंटा पीछे है, तो यहां पर ऑफिस आपने बंद कर दिया, जब यहां पर 10 एएम हो रहा है, हमारे यहां 9 एएम हो रहा है, तो हमारी भी एफिशिएंसी को इफेक्ट कर रहा है। तो ओवरऑल इन्होंने बोला कि आप एक काम कीजिए, एक तो रखिए वेस्टर्न टाइम जोन और एक रखिए ईस्टर्न टाइम जोन, एक रखिए वेस्टर्न टाइम जोन और एक रखिए ईस्टर्न टाइम जोन।
फिर क्या होगा, फिर जो आपके जो सेंट्रल स्टेट है जहां से स्टैंडर्ड मेरिडियन पास होती है, कौन कौन से स्टेट है, कोई मुझे बताएगा कौन कौन से स्टेट है जिससे स्टैंडर्ड मेरिडियन पास होती है? सर आपकी पास होती है सबसे पहले तो इलाहाबाद नैनी से, यूपी से, बिल्कुल सही है। एमपी से पास होती है, इन्हें नोट डाउन करिए, यूपीएससी पूछता है। यूपी से पास होती है, एमपी से पास होती है, छत्तीसगढ़ से पास होती है, उड़ीसा से पास होती है एंड आंध्र प्रदेश से पास होती है। इन 5 स्टेट से पास होती है। अब इनका इश्यू क्या है कि अगर हमारे से स्टैंडर्ड टाइम वो मेरिडियन पास होती है, बट आपने एक तो वेस्टर्न कर दिया और एक ईस्टर्न कर दिया, तो हमारे टाइम मेरिडियन पे जो हमारे मिडिल वाले स्टेट्स हैं, अब उनके लिए इश्यूज क्रिएट हो जाएंगे। तो बेसिकली बहुत सारा लॉजिकल और इनलॉजिकल कंसेप्ट आपके बिल्डअप हो जाएंगे, पूरा एक तरह से टाइम का डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाएगा। रशिया ने 11 टाइम जोन रखे हुए हैं, सबसे ज्यादा फ्रांस के टाइम जोन है अगर मैं बात करूं 12, बट जो ये 12 टाइम जोन है, ये जो आपके आउटसाइड टेरिटरी है मेनलैंड से, जो इनके आइलैंड्स हैं आपके फ्रांस के, उन्हें मिला के टोटल 12 है फ्रांस के टाइम जोन। वहीं पर मेनलैंड में सबसे ज्यादा रशिया के हैं, यूएसए के भी आपके 6 है। बट इंडियन गवर्नमेंट के सामने क्या क्रिटिकल कंडीशन आ रही है, सर जब रशिया ने 11 टाइम जोन बना दिए, यूएसए ने 6 टाइम जोन बना दिए, चाइना ने टाइम जोन बना दिए, तो इंडिया के सामने क्या कंडीशन आई कि इंडिया 2 या 3 टाइम जोन नहीं बना सकता? बिकॉज इसलिए आई कि जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो लिटरेट नहीं है, इंडिया की जो लिटरेसी लेवल है वो इतनी हाई नहीं है। तो जो इलिटरेट लोग हैं इंडिया के, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, वो अपनी वॉचेस को बार बार एडजस्ट नहीं कर पाएंगे कि अच्छा अगर मैं इस टाइम जोन को क्रॉस करके, वेस्टर्न टाइम जोन को क्रॉस करके मैं इधर आता हूं, तो मुझे हाफ एन आवर इंक्रीज करना है। वो बार बार वॉचेस को एडजस्ट नहीं कर पाएंगे और पूरा सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, सारी प्रॉब्लम आपके सामने क्रिएट होगी। इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो इतनी वेल एजुकेटेड नहीं है, लिटरेसी लेवल आज भी हमारे इंडिया का लो है। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि हमें आज भी हम इसी टाइम जोन और सिंगल टाइम जोन के साथ कंटिन्यू कर रहे हैं, जो कि 82 डिग्री 30 मिनट्स आपके ईस्ट में लोकेटेड है इंडिया में, सेंटर पार्ट ऑफ द इंडिया। किस किस स्टूडेंट को ये कंसेप्ट क्लियर आया, किस किस स्टूडेंट को ये वाला कंसेप्ट क्लियर हुआ जो मैंने अभी तक आपको डिस्कस किया? बहुत अच्छे से मैंने चीजें क्लियर की हैं, बहुत अच्छे से समझाने की, बहुत ज्यादा टाइम लिया है। क्यों? क्योंकि हमें अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करनी है। अगर हमारे 15 मिनट्स एक्स्ट्रा लगते हैं ना, बट हमें सोचना है ना, यहाँ का जो माइंड है इसे ओपन करना है बहुत अच्छे से, कि क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं, क्या क्या लॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं, हम टाइम जोन को क्यों चेंज नहीं कर सकते, क्या क्या कंसेप्ट पीछे है, क्यों हमारा जो नॉर्थ और साउथ है उसमें डिस्टेंस में डिफरेंस है वेस्ट और ईस्ट के कंपेयर में, कैसे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में डिफरेंस है। दूसरा एक पॉइंट और है, अगर आपसे पूछे कि जो लैटिट्यूड है वो किस काम में आता है, जो लैटिट्यूड है आपका यहाँ पर, ये लैटिट्यूड है, ये किस काम में आते हैं लैटिट्यूडनल लाइंस? आपको बताना है सर, जो क्लाइमेट और टेम्परेचर होता है ना, वो इन्हीं लैटिट्यूड से देखा जाता है। जितना लैटिट्यूड इक्वेटर के पास होगा उतना ही हॉट टेम्परेचर होगा, जैसे जैसे टूवर्ड्स द पोल चले जाएंगे तो आपके लैटिट्यूड्स अपर इंक्रीज होते चले जाएंगे, टेम्परेचर कोल्ड होता चला जाएगा। बात करेंगे इंडिया कौन से जोन में आता है, ट्रॉपिकल आता है, टेम्परेट में आता है, सब ट्रॉपिकल वाला कंसेप्ट क्या है। और वहीं पर जो हमारी लॉन्गिट्यूडनल लाइंस है, ये लॉन्गिट्यूडनल लाइंस क्या बताती हैं, ये हमारी बताती हैं टाइम के बारे में। अगर ये लॉन्गिट्यूडनल लाइन से अगर मैं बात करूं, लेट्स एज्यूम करता हूं 10 डिग्री, तो जो 10 डिग्री पर जितनी भी कंट्रीज आएंगी उनमें सेम टाइम होगा, उन पे सेम टाइम होगा। अगर यहाँ पर ये जो लैटिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड है, जो जो कंट्रीज आएंगी उन सब कंट्रीज में सेम टाइम हो, उन सभी कंट्रीज में सेम टाइम हो। क्लियर है? अब मुझे आप बताएंगे कि यहाँ पर बाद में मैं डिस्कस करूंगा उस पॉइंट को, अभी मेरे हिसाब से आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी, जो जो चीजें हमने कवर की। इंडिया का नॉर्थ टू साउथ समझ में आ गया होगा, वेस्ट टू ईस्ट लैटिट्यूडनल एक्सटेंट समझ में आ गया होगा, उनके बीच में जो डिस्टेंस है नॉर्थ और साउथ में वो मैक्सिमम क्यों है,
जबकि जो हमारे वेस्ट टू ईस्ट है उसमें कम है। क्यों? क्योंकि ये जैसे जैसे टूवर्ड्स द पोल जाएगी, जो बीच में गैप है लॉन्गिट्यूड में, वो आपका लेस होता चला जाएगा, डिक्रीज होता चला जाएगा। वहीं पर लैटिट्यूडनल लाइंस के बीच में डिस्टेंस ऑलवेज सेम रहता है। ओके, अब हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में। सबसे पहले देखिए, बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर है, अगर मैं बात करूं, ये बेसिकली आपका जो स्टेट था अब 2 यूटी में हो गया है। आपको पता है जो हमारा आर्टिकल 370 है वो इंडियन गवर्नमेंट ने स्क्रैप कर दिया है। अब वो हमारा आर्टिकल 370 नहीं रहा, जो आपका एक स्पेशल स्टेटस देता था जम्मू एंड कश्मीर को, वो चीजें नहीं रही। तो हमने इसे बेसिकली 2 यूटी में कन्वर्ट कर दिया है। कितने? 2 यूटी में हमने इसका डाइवर्सिफिकेशन या डिवाइड कर दिया है। पहली यूटी है आपकी लद्दाख और दूसरी यूटी है हमारी जम्मू एंड कश्मीर। ये दोनों अब यूनियन टेरिटरी हो गई है। तो अब एक और क्वेश्चन बनता है कि इंडिया में आफ्टर स्क्रैपिंग आर्टिकल 370 टोटल नंबर ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी कितनी बचती है? टोटल नंबर ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी कितनी बचती है? अब मुझे बताइए फटाफट, जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। बहुत बार बता चुका हूं पर दोबारा से सीरीज है तो चीजें कवर होंगी अच्छे से। तो फटाफट मुझे बताइए टोटल नंबर ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज कितनी है इंडिया में? बताइए फटाफट। देखिए, बेसिकली अगर मैं बात करता हूँ, सबसे पहले इंडिया में कितने थे? बहुत पहले से हम पढ़ते आ रहे हैं, जब हमारे उत्तराखंड बने थे, उसके बाद हमारे आपके झारखंड छत्तीसगढ़ बने थे। तो ये 2000 के अप्रॉक्स में जो हमारे स्टेट्स बने थे, उन स्टेट्स के बनने के बाद हमारा बेसिकली आज तक बहुत दिनों तक हम क्या चीजें पढ़ते आए कि हमारा जो इंडिया है उसमें टोटल 28 स्टेट्स हैं और 7 यूनियन टेरिटरी है। बट फिर क्या हुआ सर? 28 के बाद एक स्टेट नया बना, तेलंगाना। तो टोटल 29 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी 9 हो गई। अब कितनी है सर? अब हमारी वो सॉरी 7 यूनियन टेरिटरी थी। फिर क्या हुआ सर? फिर हमारी सर 2 यूनियन टेरिटरी बनी स्टेट से हटके, तो 29 से वापस स्टेट हो गए 28, और यूनियन टेरिटरी 7 में प्लस 2 ऐड हो गई, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख 9 यूनियन टेरिटरी हो गई। बट यहाँ पर हम चीजों को गलत कहेंगे, यहाँ पर चीजें रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि जो हमारी यूनियन टेरिटरी है दादरा नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, वो दोनों मर्ज कर कर एक सिंगल यूनियन टेरिटरी बना दी है। तो हमारे इंडिया के अंदर आज में 28 स्टेट्स हैं और आपकी 8 यूनियन टेरिटरी है। इस पॉइंट को याद रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। कितने स्टेट्स हैं, कितने यूनियन टेरिटरी हैं, ये आप चीजें याद रखना। 28 स्टेट्स और आपकी 8 यूनियन टेरिटरी है। अब हम बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर को। आपको बहुत ज्यादा इश्यूज रहते होंगे कि क्या चीज है, स्काई चीन कहां पर है, कैसे कैसे। एक बार आप थोड़ा सा चीजें समझने की कोशिश करें। देखिए, जो ये वाला आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये येलो वाला पार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है सियाचिन ग्लेशियर का, जो कि बहुत ज्यादा डिस्प्यूटेड रहता है, स्पेशली इंडिया और चाइना के बीच में, क्योंकि स्ट्रेटेजिकली जो इसकी लोकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बट आज के टाइम में इंडिया इसे ऑक्यूपाइड है और इंडिया के पास आपका सियाचिन ग्लेशियर है। अगर आप नोटिस करेंगे यहाँ पर जो ये ग्रेइश कलर का एरिया है, ये वाला एरिया है POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। और जो मैं रेड लाइन से ड्रॉ कर रहा हूं, ये है आपका LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। क्या है? अगर मैं बात करूं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल या लाइन ऑफ कंट्रोल, हम कहते हैं किसको? आपके इस वाले एरिया को। ठीक है, तो जो ये ग्रे वाला गिलगिट वाला एरिया है, चिलास आपका नदर्न रीजन, यहां पर ये आपका पाकिस्तान ने ऑक्यूपाइड कर लिया था, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है। बट आज भी इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है। आज भी इसका इश्यूज आपका जो UN है वहां पर भी इससे डिस्प्यूटेड है, आज भी केस चल रहा है। बट हम हमारा इंटीग्रल पार्ट है आज भी, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला पार्ट। अगर आप नोटिस करेंगे ये वाला पार्ट जो येलोइश कलर में है डॉटेड लाइन में, ये वाला पार्ट ऑक्यूपाइड किसने किया था? ऑक्यूपाइड तो पाकिस्तान ने किया था। बट इसे किसको दे दिया? पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया। किसको दे दिया? चाइना को दे दिया। और ये येलोइश कलर वाला रीजन है, ये है सियाचिन ग्लेशियर, जो कि डिस्प्यूटेड है, इंडिया का पार्ट है। ठीक है, और वहीं पर ये वाला है अस्काई चीन। जो अस्काई चीन है, ये वाला जो पार्ट है यहां पर, ये आपका चाइना ने ऑक्यूपाइड कर लिया है।
तो जम्मू कश्मीर बेसिकली आपका इस तरह का दिखता है। अगर मैं बात करूं ओवरऑल जम्मू कश्मीर की, तो ये वाला पार्ट जो आपका ब्लूइश कलर में है लाइट, वो लद्दाख है, और जो येलोइश कलर में है वो जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी है। बस अभी आपको इतना समझना है, बाद में जब हम इनके इश्यूज के बारे में बात करेंगे कि जो हमारी 8 फिंगर्स लाइन है, अगर मैं बात करूं कैसे कैसे इश्यूज थे, वो मैं पहले भी डिस्कस करवा चुका हूं। ठीक है, तो यहां पर अगर आपको एक एक एरिया दिख रहा होगा, दिस वन इज इंदिरा कॉल। अभी हम डिस्कस करेंगे कि इंदिरा कॉल इंडिया का नदन मोस्ट पॉइंट है। इंदिरा कॉल इज द नदन मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया का जो मेन टेरिटरी है, उसका नदन मोस्ट पॉइंट है इंदिरा, जो कि एक ट्राई पॉइंट है जहां पर पाकिस्तान, चाइना एंड इंडिया तीनों की टेरिटरी मिलती है। इंदिरा कोल ये इंडिया का पार्ट है आपका, ठीक है, इंडिया का पार्ट है। उसके बाद दिस वन इज लाइन ऑफ कंट्रोल, और इसके इधर वाला पार्ट है पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। कौन सा? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। ठीक है, आपको अगर यहां पर इस लाइन को कहा जाता है NJ 9842 पोस्ट, इस वाले एरिया को यहां पर बनी हुई है लाइन ऑफ कंट्रोल। अगर आप मैप में भी देखने की कोशिश करेंगे, यहां पर बनी हुई है लाइन ऑफ कंट्रोल, ये वाला एरिया। ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल, ये पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, एक अच्छा क्वेश्चन है, यूपीएससी पूछ भी चुका है। यूपीएससी ने स्टेट पूछे थे। यूपीएससी ने प्रीवियस 3-4 इयर्स पहले का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, उसमें स्टेट्स पूछे थे कि बताइए टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स कितने हैं इंडिया में। वो सॉरी, इंडिया में जो वेस्टर्न मोस्ट स्टेट है और जो ईस्टर्न मोस्ट स्टेट है, वो कौन कौन से हैं। ये ऑप्शन थे, उसमें अरुणाचल प्रदेश था, आसाम था, उसमें राजस्थान था, गुजरात था। तो आपको बताने हैं कौन कौन से थे। अब मैं आइए आपको स्टेट्स के बारे में तो बताता ही हूं, साथ के साथ मैं ये भी बताऊंगा कि उन स्टेट्स में अगर पॉइंट पूछ ले एग्जैक्ट, तो आपको कौन से बताने हैं। तो सबसे पहले आपका इंदिरा कोल है, जो इंडिया का नदन मोस्ट पॉइंट है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर आपके स्टेट्स की अगर मैं बात करूं यूटी में लाई करता है। कहां पर? जो लद्दाख यूटी है उस वाले पार्ट में आपका लाई करता है। कौन सा? सियाचिन ग्लेशियर में। इंदिरा कोल नदन मोस्ट पॉइंट है इंडिया का। कौन सा? नदन मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। पहला पॉइंट याद रखना। कहां पर? लद्दाख यूनियन टेरिटरी और जम्मू कश्मीर जो स्टेट का पार्ट था वहां पे आता है। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि इंडिया का मेनलैंड का, इंडिया का जो मेनलैंड है उसका आपको बताना है सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, आपको बताना है सर कन्याकुमारी। आपको बताना है कन्याकुमारी। वहीं पर अगर ओवरऑल इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट पूछे, तो आपको बताना है इंदिरा पॉइंट है, जिसे हम पैगमिलियन पॉइंट भी कहते हैं। इंदिरा पॉइंट और पैगमिलियन पॉइंट अगर आप देखेंगे, इसे हम क्या बोलते हैं? पिग्मेलियन पॉइंट। पिग्मेलियन पॉइंट और आपका इंदिरा पॉइंट, जो कि निकोबार आइलैंड में सिचुएटेड है 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड में। अब क्वेश्चन बहुत अच्छा बन रहा है। अब क्वेश्चन एक बहुत अच्छा बन रहा है। क्या क्वेश्चन बन रहा है? पीछे आ जाइए। अभी हमने एक चीज पढ़ी थी पीछे पे, यहाँ पे, कि हमने पढ़ा था कि इंडिया है, दो चीजें पढ़ी थी मैप में। आइए, कभी तो हम बोल रहे हैं इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ है, अब हम यहाँ बोल रहे हैं 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ है, और यहाँ पर हम इंदिरा पॉइंट बोल रहे हैं, यहाँ पर कन्याकुमारी। ये तो इंडिया का मेन लैंड है, बट इंडिया का जो अंडमान निकोबार आइलैंड है वो भी तो इंडिया का पार्ट है, और उसी अंडमान निकोबार आइलैंड में जो निकोबार आइलैंड है वो आपका सदर्न मोस्ट है, और वो है इंदिरा पॉइंट, जो कि 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ में सिचुएटेड है आपका। तो अगर आपसे पूछे मेनलैंड, तो कन्याकुमारी बताना है, और ओवरऑल इंडिया है तो आपको बताना है पैगमिलियन पॉइंट और इंदिरा पॉइंट आपको बताना है। ठीक है, ये तो बात हो गई हमारे इसकी। वहीं पर आपसे पूछे कि इंडिया का जो वेस्टर्न मोस्ट है वो कौन सा स्टेट है, आपको बताना है गुजरात स्टेट है। यहाँ पर तमिलनाडु स्टेट का पार्ट है, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश स्टेट का पार्ट है, यहाँ पर आपका जम्मू एंड कश्मीर जो स्टेट है, अब तो यूनियन टेरिटरी हो गई है, उसका पार्ट है, और यहाँ पर गुजरात में जो कच्छ रीजन है वहां पर एक लोकेशन है ग्वाहार मोटा या ग्वाहार मोटी, वहां पर आपका ये वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया मेनलैंड का। ठीक है, फटाफट मुझे जल्दी से रिवीजन करवा दीजिए आप लोग, फटाफट जल्दी से, मैं चीजों को भूल चुका हूं। फटाफट मुझे बताइए कि इंडिया के स्टेट बताइए सबसे पहले। नॉर्थ,
साउथ, वेस्ट, ईस्ट। स्टेट के साथ फटाफट आप चीजों को बताइए, कौन से स्टेट है, कौन सा पॉइंट है जो सिचुएटेड है। जल्दी से फटाफट चीजें बताइए। फटाफट बताइए जल्दी से। कम ऑन फास्ट। देखिए अब मैं आपको एक सिंपल सा पॉइंट बताता हूँ। जो इंडिया का नदन मोस्ट पॉइंट है यहाँ पर, अगर आप चीजों को नोटिस करेंगे तो इंडिया का जो नदन मोस्ट पॉइंट है वो तो हमने इंदिरा कोल बात कर लिया, जम्मू कश्मीर स्टेट था, अब यूनियन टेरिटरी हो चुकी है, उसका पार्ट है, ठीक है, लद्दाख। अगर वहीं पर हम ईस्टर्न की बात करें, अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश है जिसका पॉइंट है कितबू। कितबू आपका यहाँ पर ईस्टर्न मोस्ट है। वहीं पर गुहार मोटा गुजरात में है, और यहाँ पर कन्याकुमारी मेन लैंड है, और इंदिरा पॉइंट है आपका कहाँ पर, निकोबार आइलैंड में। ये आपको चीजें समझनी है, ठीक है, इंदिरा पॉइंट है, ये आपको पॉइंट समझना है, और मैंने समझा दी है मैप में एक एक करके, ठीक है। आपको क्लियर होना चाहिए यहाँ पर पॉइंट। अभी तक किसी भी तरीके का कोई भी डाउट किसी भी स्टूडेंट को? अगर कोई भी डाउट आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें अपने जो भी डाउट है स्पेशली, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर एक डिस्कशन ग्रुप भी है, आपको वहां पर मैं जितने भी आपके डाउट्स होंगे, नोटिस कुछ भी होंगे, वो डिस्कस करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो हमारा ये पॉइंट हो गया। उसके बाद जैसे हमारा जो इंडिया का कश्मीर से कन्याकुमारी, इंदिरा कोल कहाँ पर है, इंदिरा कोल हमारा कश्मीर में सियाचिन ग्लेशियर का पार्ट है, वहीं पर कन्याकुमारी इंडियन मेनलैंड पर। रन ऑफ कच्छ वाला है, यहाँ पर ग्वाहर मोटा है, और अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पर कितबू है जो आपका ईस्टर्न है, और आपका ग्वाहर मोटा वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। इंडिया की अगर मैं बात करूं, टोटल एरिया इंडिया का पड़ता है ये 32, अगर मैं बात करूं 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर टोटल इंडिया का एरिया है, जो वर्ल्ड की 7th लार्जेस्ट कंट्री है, वर्ल्ड की 7th लार्जेस्ट कंट्री, ठीक है। किससे? ऑस्ट्रेलिया के बाद इंडिया आती है, ऑस्ट्रेलिया 6th लार्जेस्ट है। और अगर मैं बात करूं ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में, अगर 100% एरिया है तो उसका 2.4% एरिया अकेला इंडिया कवर करता है। आप मुझे ये बता दीजिए, अगर पूरे वर्ल्ड में 100% पॉपुलेशन है तो इंडिया कितनी परसेंट पॉपुलेशन कवर करता है? कमेंट बॉक्स में फटाफट मुझे रिप्लाई कीजिए, ठीक है, ओके। अब हम बात कर रहे हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू द मिडिल ऑफ द कंट्री एंड डिवाइडेड इनटू 2 लैटिट्यूडनल हाफ्स। अगर आप नोटिस करेंगे, दिस वन इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैसे? अगर ये मेरी अर्थ है तो यहाँ पर इक्वेटर है, यहाँ पर 23 डिग्री हाफ में आपका नॉर्थ में, और 23 डिग्री हाफ साउथ में, ये तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया। तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये इंडिया के बिल्कुल बीच में से पास होता है। तो अब आपके लिए एक क्वेश्चन और बनता है, बताइए कौन कौन सी कंट्रीज और टोटल कितनी कंट्रीज है जो आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वो सॉरी, कौन कौन से स्टेट्स हैं जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिन स्टेट से पास होती है इंडिया से, इंडिया के कौन कौन से स्टेट्स हैं जिनसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है, ओके। सो एरिया ऑफ नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज नियर द ट्वाइस विच लाइज साउथ। क्या पॉइंट बनता है? पॉइंट क्या बनता है? आइए, अच्छा पॉइंट है। इनके द्वारा एक पॉइंट कहा गया, इनके पॉइंट से, कि जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है इसके अगर आप ऊपर जाओगे तो ये वाला एरिया 2/3 है, और इसके जो साउथ में आओगे आप यहाँ पर तो ये इंडिया का 1/3 एरिया है। दैट मीन्स क्या? दैट मीन्स ऑन एन एवरेज 67% जो एरिया है वो आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में लाई करता है। रिमेनिंग 33% एरिया आपका कहां पर? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ में लाई करता है। कहां पर? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ में लाई करता है आपका रिमेनिंग 33% एरिया। तो मैक्सिमम पार्ट कहां पर है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ में कितना है? आपके 33% एरिया कवर करता है, ठीक है। ये पॉइंट आपको बताना चाहिए। वहीं पर अगर मैं बात करूं ईस्ट टू वेस्ट, इंडिया का जो टाइम डिफरेंस है वो 2 आवर्स का है।
मैं बता चुका हूं 2 आवर्स का कैसे टाइम डिफरेंस है। दिस वन इज 68 डिग्री 7 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट, दोनों को माइनस करेंगे तो एवरेज आएगा 30 डिग्री। एवरेज कितना आएगा 30 डिग्री। बेसिकली अगर मैं बात करूं आपका जो नॉर्थ और साउथ है उसमें बिल्कुल एग्जैक्ट बात करूं तो 29 डिग्री 2 मिनट्स वाला पॉइंट है, और यहां पर आपका 29 डिग्री 18 मिनट्स वाला पॉइंट है। बट हम ऑन एन एवरेज 30 मेजर कर लेते हैं। बेसिकली तो इतना है, अगर एग्जैक्ट बात करूं तो 29 डिग्री 2 मिनट, 29 डिग्री 2 मिनट, और यहां पर इसमें और इसमें, और यहीं पर अगर मैं वेस्ट ईस्ट में बात करूं तो 29 डिग्री 18 मिनट्स। बट हम एवरेज दोनों को 30 डिग्री ले लेते हैं क्योंकि नियर है। तो अगर आप मेजर करेंगे 30 डिग्री तो हमने बात की 30 इंटू 4, 1 डिग्री में 4 मिनट, टोटल 120 मिनट्स। तो 2 आवर्स का दोनों में आपका डिफरेंस हो जाता है। और मैंने एक एक चीज बताई कि क्यों हमने 82 डिग्री 30 मिनट्स वाला पॉइंट हमने लिया, बिकॉज दोनों बिल्कुल सेंटर में है। इस वाले पॉइंट से भी 15 डिग्री है और इस वाले पॉइंट से भी 15 डिग्री है। यही रीजन है कि हमें सेंटर में लेना पड़ा। और ये आपको यहीं पर यही पॉइंट एक्सप्लेन है कि 1 डिग्री में 4 मिनट्स होते हैं, और मैंने ये आपको सॉल्व आउट भी करके दिखाया है। 360 डिग्री होते हैं, 24 आवर्स होते हैं, तो आपका 1 आवर में 15 डिग्री हो गए। और 1 डिग्री को हमने अगर हम इसे 60 मिनट लिखते हैं तो हमारा 15 डिग्री है, 15 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 अपॉन 15, और 1 डिग्री इज इक्वल टू हमारा 4 मिनट्स आपका आ जाएगा, जिसके थ्रू हमने चीजों को सॉल्व आउट कर दी। ठीक है, ये आपको एक एक चीजें बता दी हैं कि कैसे लैटिट्यूड, कैसे लॉन्गिट्यूड, कैसे लाइंस है, क्या क्या चीजें हैं, कैसे हमने मीजर किया। जो हमारा ये वाला पॉइंट है, ये हमारा पॉइंट क्यों ज्यादा लॉन्ग है, वहीं पर ये वाला पॉइंट है, इसके बीच में और इसके बीच में डिस्टेंस क्यों है, क्योंकि इनके बीच में जैसे जैसे नदर्न हेमिस्फेयर में मूव करेंगे हमारा क्या होगा, हमारा डिस्टेंस कम होता चला जाएगा लाइनों के बीच में। क्यों? बिकॉज अगर आप नोटिस करेंगे तो हमारी लाइंस इस तरह है। तो आप वो नोटिस करिए अब एक पॉइंट को कि यहां पर डिस्टेंस कितना है। ये देखिए, अगर मैं, एक मिनट होगी, पीछे आइए, अगर मैं ये लाइन लेता हूं, लेट अस अज्यूम कीजिए मैं यहां पर लाइन लेता हूं, ठीक है। अब मैं यहां पर दूसरी लाइन लेता हूं, तो आप नोटिस कीजिए नियर द इक्वेटर इनमें डिस्टेंस मैक्सिमम है। जैसे जैसे ऊपर चलते जा रहे हैं डिस्टेंस क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। यही रीजन है कि आपका उसके भी बीच में लाइन। अब बात करते हैं, इज इंडिया ट्रॉपिकल कंट्री या टेम्परेट कंट्री? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हमारी इंडिया वो एक ट्रॉपिकल कंट्री है या टेम्परेट कंट्री है। अब बात करते हैं कि किसी भी कंट्री को ट्रॉपिकल कंट्री के अंदर आने में, टेम्परेट कंट्री के अंदर आने में क्या क्या क्राइटेरिया होता है। देखिए बेसिकली अगर मैं आपको एक सिंपल सा पॉइंट समझाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पर ये हमारा इक्वेटर है 0 डिग्री, इस 0 डिग्री के बाद ये है 23 डिग्री हाफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये आपका क्या होगा, ट्रॉपिक्स होगा। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो इन ट्रॉपिक्स के बीच में, दोनों के बीच में जो भी कंट्री लाई करेंगी उन्हें हम बोलते हैं ट्रॉपिकल कंट्री, उन्हें हम बोलते हैं ट्रॉपिकल कंट्री। उसके बाद आता है यहां पर, दिस वन इज 30 डिग्री, और यहां पर आ जाता है 66.5 डिग्री। तो यहां पर ये हो गया आर्टिक सर्कल, और नीचे की तरफ हो गया अंटार्कटिक सर्कल। जो 30 डिग्री से 66 डिग्री हाफ के बीच में जो कंट्री लाई होगी उन्हें हम बोलेंगे टेम्परेट कंट्री। क्या बोलेंगे, टेम्परेट कंट्री। बट हम पीछे क्या पढ़ के आए हैं, पीछे पढ़ के आए हैं 36 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ में, पढ़ के आए हैं ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इंडिया हमारी ट्रॉपिकल में भी लाई कर रही है। अगर आप नोटिस करेंगे इंडिया हमारी ट्रॉपिकल में भी लाई कर रही है, और इंडिया हमारी कुछ पार्ट ट्रॉपिकल से ऊपर भी लाई कर रहा है, थोड़ा सा टेम्परेट में भी लाई कर रहा है। तो इंडिया ट्रॉपिकल में भी है और ट्रॉपिकल से ऊपर भी है। तो हमने इंडिया को नाम दिया सब ट्रॉपिकल कंट्री। ना प्रॉपर ट्रॉपिकल है ना प्रॉपर टेम्परेट है, हमने नाम दिया सब ट्रॉपिकल कंट्री। दैट मीन्स इंडिया क्या है, इंडिया एक सब ट्रॉपिकल कंट्री है, द टेम्परेट पार्ट नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, वहीं पर बट इंडिया हैज ऑलवेज बीन ट्रीटेड अ ट्रॉपिकल कंट्री फॉर 2 डिफरेंट रीजन।
फिजिकल और कल्चर के उससे, बट ये ट्रॉपिकल नहीं है। बेसिकली हम बोलते हैं इंडिया इज अ सब ट्रॉपिकल कंट्री। मैं इंडिया को सब ट्रॉपिकल बोलने का रीजन ये है कि अगर आपके जो हिमालय माउंटेन्स हैं, जो इंडिया को साइबेरियन, आपकी जो विंड्स आती हैं कोल्ड विंड्स, उनसे प्रोटेक्ट करते हैं, अगर ये हिमालय नहीं होते तो इंडिया का जो क्लाइमेट होता वो टेम्परेट क्लाइमेट होता। बट ये हिमालय यहाँ से नदन साइबेरिया से जो कोल्ड विंड आती है, इन विंड से प्रोटेक्ट करता है, और इंडिया का कंडीशन एक तरह से ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट यहाँ पर फॉर्म्ड होता है इंडिया। समझ में आया क्यों ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल। अब हम बात करते हैं फिजिकल सेपरेशन के बारे में। देखिए, हमारा जो इंडिया है उसकी फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में बात कर लेते हैं, कैसे हमारा इंडिया सब ट्रॉपिकल बना, क्या क्या फैक्टर्स हुए, उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो हमारी इंडिया है ना, बेसिकली वो रेस्ट ऑफ द कंट्री से, अगर मैं बात करूं रेस्ट ऑफ द एशिया से, वो सेपरेट हो रही है कहां से, हिमालय से। आपको पता है जो हमारे जम्मू कश्मीर है, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है कुछ, उसके बाद हमारा उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, यहाँ पर आपको हिमालय दिख जाएंगे। तो ये हिमालय माउंटेन क्या करते हैं, आपका जो नॉर्थ एशिया है उससे सेपरेट कर रहे हैं एशिया से। क्यों रेस्ट ऑफ द एशिया से सेपरेट कर रहे हैं, बिकॉज हिमालय, और जो अगर आप नॉर्थ में जाएंगे हिमालय के, वहां का जो क्लाइमेट है वो कोल्ड क्लाइमेट है, टेम्परेट क्लाइमेट है। पर जैसे ही आप नीचे की तरफ आएंगे, वो हिमालय जो माउंटेन्स है वो साइबेरियन विंड से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो यही रीजन है कि जो इंडिया का क्लाइमेट है वो ट्रॉपिकल मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है। अगर इंडिया में हिमालय नहीं होते तो इंडिया का क्लाइमेट कभी भी मानसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट नहीं होता। क्यों, क्योंकि मानसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट ऑलवेज टेम्परेचर डिफरेंस से क्रिएट होता है। और जब इंडिया में आपका यहाँ पर हॉटनेस बढ़ती है, तभी तो यहाँ का टेम्परेचर हाई होता है और प्रेशर लो होता है। और जब ट्रेड विंड्स ऑलवेज हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती हैं, तभी तो इंडिया में लो प्रेशर की तरफ ट्रेड विंड्स आती हैं, और ये ट्रेड विंड्स अपने साथ मानसूनल विंड्स लेके आती हैं। और जब मानसूनल विंड्स आती हैं तो वो अपने साथ मॉइस्चर भी लेके आती है, और मॉइस्चर लेके आती है तो इंडिया में रेनफॉल होती है, और इंडिया में रेनफॉल होती है जिसे हम कहते हैं ट्रॉपिकल मानसून डोमिनेट क्लाइमेट है इंडिया का। जो हिमालय है वो कोल्ड टेम्परेट एयर मासेस है साइबेरियन से, उन्हें आपका ब्लॉक करती है। ठीक है, ऑल्दो विंटर नाइट टेम्परेचर इंडिया का लो हो जाता है अगर हम बात करें नदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया, और वहीं पर जो सदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया है वहां का क्लाइमेट टेम्परेचर इतना लो नहीं होता। क्यों नहीं होता, ड्यू टू सी इफेक्ट, ड्यू टू कोस्टल इफेक्ट, ड्यू टू ओशियन इफेक्ट, कुछ भी लिख सकते हैं। इसी के कारण जो सदर्न हेमिस्फेयर है, या सॉरी जो सदर्न पोर्शन है इंडिया का, वो कोस्टल रीजन के होने से, ओशियन इफेक्ट होने से, सी इफेक्ट होने से, वहां का क्लाइमेट आपको पता होगा, वहां का टेम्परेचर ना तो आपका 2, 3, 4 डिग्री 5 डिग्री होता है, और ना ही वहां पर 40 to 45 डिग्री चला जाता है। वहां पर एवरेज रहता है 20, 25, 16, 18, इस तरह का एवरेज टेम्परेचर रहता है, जो साउथ में कोस्टल स्टेट है, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, इन स्टेट्स में, गोवा में। समझ में आता है ये वाला। किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो बताइए, कुछ भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए, टेलीग्राम ग्रुप पर मेंशन कर दीजिए, जो भी इश्यूज होंगे मैं वहां पर आपके डाउट पूरे क्लियर कर दूंगा अच्छे से। ओके, अब हम बात करते हैं कल्चरल ज्योग्राफिकल रीजन की। देखिए, इंडिया में बेसिकली एक अलग टाइप का सेटलमेंट है, अलग टाइप का एग्रीकल्चर है। अगर मैं बात करूं, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी मैं आपको बता रहा हूं इंडिया के ओवरव्यू के बारे में, कि इंडिया के स्टेट्स कौन से लगेंगे, अभी नेबर्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम एक एक करके चीजों को पढ़ेंगे कि जो हमारे इंडिया के हिमालय है वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, कौन से हिमाद्री हैं, कौन से हमारे मिडिल हिमालय हैं, कौन से शिवालिक हैं। फिर हम बात करेंगे कौन से काली, गंडक, इन रिवर के बीच में, सतलज और गंगा के बीच में कौन से हैं, डिवीजन करेंगे वेस्ट टू ईस्ट से, ये एक एक चीजें हम क्लियर करेंगे। तो ज्योग्राफिकल अगर मैं रीजंस की बात करूं, तो इंडिया का अपना एक अलग ही सेटलमेंट है, अलग टाइप का एक मानसूनल क्लाइमेट है, अलग टाइप की एग्रीकल्चर एक्टिविटीज है, जो इंडिया के नदर्न प्लेन्स है, इंडो गैंगेटिक प्लेन्स, इंडो ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स, ये आपके अलग टाइप के प्लेन्स है ब्रह्मपुत्रा की, यहाँ पर एग्रीकल्चर सूटेबल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एलुवियल सॉइल्स है,
और जो एलुवियल सॉइल है वो आपकी फर्टिलिटी बहुत ज्यादा होती है उसमें। और यही रीजन है कि इंडिया की जो नदर्न बेल्ट है, हरियाणा हो गया, आपका यूपी हो गया, सम पार्ट ऑफ बिहार हो गया, पंजाब हो गया, ये काफी फर्टाइल है, बिकॉज यहाँ पर सेडिमेंट्स आए एलुवियल सॉइल से, प्लेस का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। और ये ट्रॉपिकल नेचर के हैं, और आपको पता है कि ट्रॉपिकल नेचर दैट मीन्स वहां पर रेनफॉल भी अच्छी है और वहां पर क्लाइमेट भी सूटेबल है, अच्छी खासी सनशाइन है। और आपको पता है प्लांट या एग्रीकल्चर को ग्रो करने के लिए आपको सनलाइट और प्रॉपर रेनफॉल की रिक्वायरमेंट होती है, और जो बेस्ट कंडीशन सूटेबल है इंडिया के क्लाइमेटिक या इंडिया के ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है। यही पॉइंट बार बार कहा जा रहा है, फोकस के साथ कहा जा रहा है, इट इज प्राइमरीली बिकॉज ऑफ हिमालय, इट इज प्राइमरली बिकॉज ऑफ हिमालय दैट इंडिया इज प्रीडोमिनेंटली ट्रॉपिकल कंट्री। अगर हिमालय नहीं होते तो इंडिया इज नॉट अ ट्रॉपिकल कंट्री, वो टेम्परेट कंट्री हो जाती ड्यू टू कोल्ड साइबेरियन। व्हाट इट, ये पॉइंट आपको समझ आया। अब बात करते हैं इंडिया के फ्रंटियर्स के बारे में, अब बात करते हैं इंडिया के नेबर्स के बारे में, अब बात करेंगे इंडिया के मेनलैंड और सब चीजों के बारे में, ठीक है। ये चीजें हम एक एक करके देखिए, अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स या जो बॉर्डर मैनेजमेंट है, उन्होंने जो डाटा दिया उसके अकॉर्डिंग इंडिया का जो बॉन्ड लैंड बॉर्डर है, लैंड बॉर्डर क्या होता है, अब मैं आपको वो समझा देता हूँ। सबसे पहले जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूँ, 1 मिनट। लैंड बॉर्डर और मैं कोस्टल एरियाज में आपके बॉर्डर में एक बार थोड़ा सा डिफरेंशिएट क्रिएट कर दूं। व्हाट इज लैंड बॉर्डर, अगर आप ये देख रहे हैं पाकिस्तान, इससे बाउंड्री बना रहा है लैंड से, फिर नेपाल से, फिर आपका भूटान से, फिर बांग्लादेश, फिर म्यांमार, फिर चाइना, तो ये वाला एरिया क्या हो गया, लैंड बॉर्डर हो गया। वहीं पर ये वाला जो एरिया है ये आपका कोस्टल एरिया हो गया, जहां पर आप किससे, ओशियन से टच कर रहे हैं। तो हम बात करेंगे कि इंडिया के अंदर टोटल कितनी कंट्रीज, किस किस कंट्रीज के साथ इंडिया बॉर्डर फॉर्म करता है, इंडिया किस किस कंट्री के साथ बॉर्डर फॉर्म करता है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि इंडिया कितनी कंट्रीज के साथ बॉर्डर फॉर्म करता है, तो आपको बताना है सर टोटल 9 कंट्रीज के साथ, टोटल इंडिया 9 कंट्रीज के साथ बॉर्डर फॉर्म करता है। सर समझ में आ गया। सर और क्या पॉइंट है, 7 कंट्रीज के साथ तो लैंड बाउंड्री फॉर्म करता है और 2 कंट्रीज के साथ कोस्टल या वाटर बाउंड्रीज फॉर्म करता है। 2 कंट्रीज के साथ इंडिया क्या करता है, कोस्टल या वाटर बाउंड्री फॉर्म करता है। अगर मैं बात करूं सर कैसे, जो आपकी 2 कंट्रीज है श्रीलंका और मालदीव्स, इनके साथ तो वाटर की बाउंड्री फॉर्म करता है, आपने सुना होगा 8 डिग्री चैनल, और वहीं पर आपने सुना होगा पाक स्ट्रेट। तो ये जो पाक जलडमरू है ये बाउंड्री है वाटर के थ्रू, किसके, आपके इंडियन मेनलैंड से, ठीक है। अब आ जाइए फटाफट हम बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो इंडिया का जो लैंड बॉर्डर है वो 15,106.7 किलोमीटर तो लैंड बॉर्डर है। दैट मीन्स लैंड बॉर्डर मतलब जो हमारे लैंड के साथ हमारी दूसरी कंट्रीज है उनसे बॉर्डर बनाता है। एग्जाम्पल पाकिस्तान, एग्जाम्पल अफगानिस्तान, एग्जाम्पल चाइना, एग्जाम्पल आपका नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। ये टोटल 7 है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और आपका बांग्लादेश। टोटल 7 कंट्रीज हैं जिनसे लैंड से बाउंड्री बना रहा है। वहीं पर इतना, और इंडिया की जो कोस्ट लाइन है वो 7,516.6 किलोमीटर की है, जिसमें से 6,100 किलोमीटर की मेन लैंड की है। कितनी, 6,100 किलोमीटर मेनलैंड। सर मेनलैंड का मतलब क्या, मतलब जो हमारे स्टेट है गुजरात, हमारे स्टेट महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, और ये अगर मैं बात करूं उसके बाद आपका उड़ीसा, जो ये वेस्ट बंगाल, जो ये आपके कोस्टल एरिया से, और जो रिमेनिंग आपकी बस्ती है इसमें 1416.6 किलोमीटर, वो लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, जो ये आइलैंड्स ऑफ ग्रुप है, ये बाउंड्री बनाते हैं। तो इंडिया के 7 तो स्टेट्स है। अभी हम बात करेंगे कौन कौन से स्टेट है, टोटल 17 स्टेट्स तो बनाते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से। अगर मैं बात करूं पाकिस्तान से, राजस्थान, पंजाब हो गया, उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर हो गया, ये पाकिस्तान के साथ बाउंड्री बना रहे हैं।
ठीक है, गुजरात हो गया, उसमें बात करेंगे गुजरात कैसे बाउंड्री फॉर्म करता है। ठीक है, और जो हमारे 13 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज है वो कोस्टल एरियाज के साथ बाउंड्री बना रहे हैं। तो इन पॉइंट को याद रखना, कौन कौन से कितने स्टेट कोस्टल और यूनियन टेरिटरी, और टोटल कितने स्टेट मेनलैंड के साथ दूसरी कंट्रीज के साथ बॉर्डर बना रहे हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूं, अगर मैं बात करूं कौन कौन से स्टेट है। तेलंगाना, तेलंगाना देखना यहां पर ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, दिल्ली, हरियाणा, इन्हें छोड़ के जितने भी स्टेट्स हैं या तो वो लैंड बाउंड्री बना रहे हैं या वो कोस्टल बाउंड्री बना रहे हैं। हरियाणा, दिल्ली, झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी, तेलंगाना, दैट मीन्स दीज स्टेट्स आर लैंडलॉक्ड स्टेट्स। लैंडलॉक्ड स्टेट्स हम बोल सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ना तो किसी दूसरी कंट्री के साथ बाउंड्री बना रहे, ना किसी कोस्टल एरिया के साथ बाउंड्री बना रहे। तो तेलंगाना, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, दिल्ली एंड हरियाणा, दीज आर द स्टेट्स जो आपके ना लैंड के साथ ना कोस्टल के साथ किसी के साथ भी बाउंड्री फॉर्म नहीं कर रहे। ठीक है, अब क्वेश्चन बनेगा कि इंडिया मेनलैंड से कितने स्टेट्स कंट्री के साथ, तो ये रही आपकी टोटल 7 कंट्रीज। कितनी? टोटल 7 कंट्रीज है जो मेनलैंड के साथ बाउंड्री बना रही है। कितनी? टोटल 7 कंट्रीज। तो क्वेश्चन बनेगा सबसे बड़ी बाउंड्री किस कंट्री के साथ इंडिया बनाती है, तो आपका आंसर होना चाहिए सर सबसे ज्यादा बाउंड्री इंडिया बनाती है बांग्लादेश के साथ 4096.7 किलोमीटर। उसके बाद सेकंड लॉन्गेस्ट बाउंड्री बनाती है इंडिया सर चाइना के साथ। थर्ड लॉन्गेस्ट बाउंड्री बनाती है इंडिया पाकिस्तान के साथ, नेपाल, म्यांमार, भूटान, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो अफगानिस्तान है, इसके साथ 106 किलोमीटर की बाउंड्री बनाती है, वो भी किसके साथ? पीओके वाले पार्ट के साथ, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसके साथ आपकी अफगानिस्तान की बाउंड्री फॉर्म होती है। टोटल मेन लैंड के साथ जो बाउंड्री है, लैंड बाउंड्री है, वो 15,106.7 किलोमीटर की बाउंड्री। कोई भी इश्यू, कोई भी डाउट किसी भी पॉइंट में किसी भी तरीके का? मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने एक एक चीजें क्लियर कर दी। ठीक है, ये हमने एक एक करके सारी बाउंड्री बना ली। अब हम बात करते हैं अपने स्टेट्स के साथ कौन कौन से स्टेट हमारे कौन कौन सी कंट्री के साथ बाउंड्री करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं चाइना की। दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट बॉर्डर ऑफ इंडिया आफ्टर बांग्लादेश। बांग्लादेश के बाद सेकेंड लार्जेस्ट बॉर्डर है। अब पाकिस्तान में कंफ्यूज मत होना, पाकिस्तान थर्ड है। देखिए, बांग्लादेश के बाद कौन सा है? चाइना की है। तो चाइना क्या है? सेकेंड लार्जेस्ट बॉर्डर है चाइना के साथ आफ्टर बांग्लादेश। अब क्वेश्चन क्या बनेगा? अब क्वेश्चन क्या बनेगा? कौन कौन से स्टेट है जो चाइना के साथ बॉर्डर बनाते हैं? फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, कौन कौन से स्टेट हैं जो चाइना के साथ बॉर्डर बनाते हैं? बताइए, कौन कौन से स्टेट हैं जो आपके चाइना के साथ बॉर्डर बनाते हैं? लद्दाख वाला पार्ट बनाता है, यूनियन टेरिटरी है, बनाता है, यस और नो? सबसे पहले बताइए कितनी यूनियन टेरिटरी और कितने स्टेट्स बनाते हैं? कितनी यूटी और कितने स्टेट्स बनाते हैं? फटाफट बताइए जल्दी से। चाइना के साथ कितने स्टेट्स और कितनी यूटीज बाउंड्री बनाती है? सबसे पहले आपका यहां पर लद्दाख वाला पॉइंट बाउंड्री बनाता है, बनाता है, बिल्कुल क्लियर है। आइए फटाफट जल्दी से, लद्दाख वाला पॉइंट बाउंड्री बनाता है, बनाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हिमाचल प्रदेश बाउंड्री बनाता है, यस और नो? बनाता है। उत्तराखंड बाउंड्री बनाता है, यस और नो? बनाता है। सिक्किम बाउंड्री बनाता है, सिक्किम भी बाउंड्री बनाता है, और अरुणाचल प्रदेश भी बनाता है। आज ये मैप में दिखा देता हूँ फटाफट। यहाँ पर ये वाला पॉइंट देख लीजिए आप, यहाँ पर लद्दाख वाला ये पॉइंट है, यहाँ पर अस्काई चीन, ये तो कैप्चर ही कर लिया यहाँ पर, ठीक है। पाकिस्तान, इसे हम अस्काई चीन जो पाकिस्तान है इसे क्या बोलते हैं? चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर बोलते हैं क्या? सीओ के, इसे बोलते हैं CAR। क्यों? चाइना एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। इसे चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर नहीं बोलते हैं COK, इसे बोलते हैं CAR। दैट मीन्स हम आज भी नहीं मानते कि ये हमने चाइना ने ऑक्यूपाइड किया है, हम बोलते हैं कि चाइना इसे एडमिनिस्ट्रेटर कर रहा है, इसे एडमिनिस्टर कर रहा है, कि जो हमारा स्काई चीन वाला पार्ट, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर में जो आपका लद्दाख और आपका जम्मू कश्मीर यूटी बनी,
उस वाले पार्ट से बाउंड्री करता है, हिमाचल प्रदेश से करता है, उत्तरांचल से करता है, सिक्किम के साथ करता है और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के साथ करता है। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पता होनी चाहिए कि यहाँ पर ये जो एरिया है डिस्प्यूटेड एरिया है। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के साथ डिस्प्यूटेड है, उत्तरांचल के साथ डिस्प्यूटेड है, हिमाचल के साथ अस्काई चीन वाला, और यहाँ पे तो आपको सियाचिन ग्लेशियर या जो आपका सैंगपू लेक है, यहाँ पर जो सबसे बड़ा डिस्प्यूट हुआ था अभी आपने देखा होगा कि जो आपकी 8 फिंगर्स थी वहां पर उस पे डिस्प्यूट हुआ था। पैंगोंग लेक है, सैंगपो लेक बोल रहा हूँ, सॉरी, पैंगोंग लेक है, वो पैंगोंग लेक के उसमें एंटर कर गए थे। और इस डिस्प्यूट को मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि बेसिकली ये डिस्प्यूट किस चीज का था। क्या ये पैंगोंग लेक का डिस्प्यूट था या कोई और स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट लोकेशन थी उसका डिस्प्यूट था? ये सारे पॉइंट मैं एक एक करके डिस्कस कर चुका हूँ। तो हमारा जो आपका लद्दाख वाला रीजन है वहां पे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तरांचल, अगर मैं बात करूं सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये पॉइंट है जिसके साथ चाइना बॉर्डर फॉर्म करता है। ठीक है, तो ये 5 इंडियन स्टेट्स नहीं, अगर मैं बात करूं 4 स्टेट्स और 1 यूटी के साथ बाउंड्री करता है। यहाँ पर लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, जिसके साथ चाइना बॉर्डर फॉर्म करता है। ओके, और ये बेसिकली ये आपके 3 पॉइंट में डिवीजन किया गया है। जो चाइना का जो बॉर्डर है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि बॉर्डर डिस्प्यूट बहुत ज्यादा रहा है, तो इसे 3 पॉइंट में डिस्कस किया है। सबसे पहले तो है वेस्टर्न सेक्टर। जो वेस्टर्न सेक्टर है अगर आप देखेंगे यहाँ पर अस्काई चीन वाला ये वाला पॉइंट, ये 1570 किलोमीटर लॉन्ग ये वेस्टर्न सेक्टर है। ये आपके इंडिया जो लद्दाख वाला पॉइंट है यहाँ पर अस्काई चीन वाला है, ये जो आपका जिनजियांग प्रोविंस है चाइना का उसके बीच में आपका सेपरेट करता है। ठीक है, और ये बेसिकली जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने पॉलिसीज बनाई थी, उस पॉलिसीज के अगेंस्ट में ये जो आपका डिस्प्यूटेड रहता है। ठीक है, चाइना क्लेम करता है अस्काई चीन हमारा है, चाइना क्लेम करता है चैंगमू वैली हमारी है, चाइना क्लेम करता है पैंगोंग सू हमारा एरिया है, और बेसिकली जो लद्दाख है उसका नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है वो हमारा है। तो चाइना ये क्लेम करता है। बेसिकली जो स्काई चीन वाला पार्ट है वो तो कैप्चर करके हुआ है, चाइना एडमिनिस्ट्रेटिव कश्मीर है, चैंगमू वैली है, पैंगोंग सू है, नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है। फिर उसके बाद चाइना ये भी कहता है जो हुंजा गिलगिट वाला पार्ट है, जो हुंजा गिलगिट वाला पार्ट है यहाँ पर वो भी आपका चाइना है जो नॉर्थ कश्मीर में। क्यों? क्योंकि जो 1963 में जब पाकिस्तान ने ऑक्यूपाइड किया था तो वो आपका चाइना को दे दिया था। वो सॉरी, ऑक्यूपाइड तो पहले ही कर लिया था बट चाइना को दे दिया था 1963 में। कौन सा वाला पार्ट जो मैंने बताया था, मिडिल वाला पार्ट ग्रीनिश डॉटेड लाइन में पीछे की तरफ, कि ये वाला पार्ट चाइना ने किसको दे, सॉरी पाकिस्तान ने किसको दे दिया है, चाइना को। तो ये नॉर्थ गिलगिट जो हुंजा गिलगिट वाला पार्ट है ये भी चाइना क्लेम करता है हमारा ही है। कौन सा? वेस्टर्न का। उसके बाद अगर मैं बात करूं आपका सेंट्रल सेक्टर है, सेंट्रल पार्ट है। जो सेंट्रल पार्ट है वो किसके साथ बाउंड्री बनाता है? सेंट्रल पार्ट बनाता है आपका हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के साथ। वहीं पर जो आपका ईस्टर्न फ्रंटियर है, ईस्टर्न पार्ट है, वो भूटान से लेते हुए अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम वाला पार्ट है। यहाँ पर बेसिकली जो सबसे बड़ा डिस्प्यूटेड है वो अरुणाचल प्रदेश वाला है। हमने पढ़ा था नाथुला पास के बारे में भी कि बहुत डिस्प्यूटेड रहा है। क्या डिस्प्यूटेड रहा है? देखिए, जो आपका मिडिल है ये तो हमने पढ़ लिया हिमाचल प्रदेश, और वहां पर जो ईस्टर्न सेक्टर है यहाँ पर इंडिया और चाइना बाउंड्री बनाती है। तो कहां पर? दीपू पास है, आपको बता चुका हूं मैं, ट्राई जंक्शन है इंडिया, तिब्बत और म्यांमार का। हम तिब्बत म्यांमार में मंडले जेल, जब मैंने पासिस के बारे में पढ़ाया था आप लोगों को, पासिस के बारे में पढ़ाया था कि जो मंडले जेल है हम कहां पर, इसी पासिस के थ्रू दीपू पास। तो दीपू पास क्या है? बेसिकली ट्राई जंक्शन है, किसका? तिब्बत, इंडिया और म्यांमार का। और तिब्बत किसका पार्ट है? तिब्बत आपको पता है ऑटोनॉमस रीजन है चाइना का। ठीक है, तो ईस्टर्न लिमिट और भूटान के पॉइंट से दीपू पास वाला एरिया, यहाँ पर ये पूरा एरिया डिस्प्यूटेड रहा है काफी ज्यादा। किसके? अरुणाचल प्रदेश और इंडिया के बीच में। यहाँ पर जो पासिस थे 1962 में जो वॉर हुआ था, इंडो चाइना वॉर, वहां पर भी डिस्प्यूट हुआ था, और ये जो पासिस थे वो आपके क्लोज कर दिए गए थे। ठीक है, ओके, आपको पता है दीपू पास भी बहुत बड़ा डिस्प्यूटेड एरिया रहा है, ट्राई पॉइंट है। उसके बाद तालू पास है जो बर्मा वाली साइड है, म्यांमार वाली, और दीपू साइड है जो इंडिया तिब्बत वाला साइड है, वहां वाले पार्ट में लाई करता है। ठीक है, ओके, अब पॉइंट बनता है 3-4। अब पॉइंट बनता है 3-4, क्या पॉइंट बनते हैं? पॉइंट बनेंगे कि आप ये बताइए जो बाउंड्री लाइन है
वो कौन कौन सी कंट्री के बीच में कौन कौन सी बाउंड्री लाइन है, आप मुझे बताएंगे कि जो सबसे पहले आप मुझे बताएंगे मैकमोहन लाइन किस किस के बीच में है, फिर आप मुझे बताएंगे दुरंद लाइन किस किस के बीच में है, फिर आप मुझे बताएंगे कि आपकी रेड क्लिफ लाइन किस किस के बीच में है। ये मुझे तीनों आप बाउंड्री डिस्प्यूट बताइए कौन कौन से कंट्री के बीच में। फिर आप एक और बता देना 49 पैरेलल किस के बीच बीच में। बहुत इजी है, 49 पैरेलल किस किस के बीच में, ये आप बताइए फटाफट जल्दी से, फटाफट बताइए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैकमोहन लाइन की। क्वेश्चन आ जाए मैकमोहन लाइन किस किस के बीच में, आपको बताना है इंडिया चाइना के बीच में मैकमोहन लाइन है। दुरंत लाइन किसके बीच में, इंडिया अफगानिस्तान के बीच में, बेसिकली लाई करती है इंडिया और पाकिस्तान में, तो वही लाइन एक्सटेंडेड है, तो इंडिया अफगानिस्तान इंडिया पाकिस्तान के बीच में दुरंत लाइन है दोनों के बीच में। और रेड क्लिफ है इंडिया पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ लाइन। सो दिस इज यूजली रेफर्ड मैकमोहन लाइन आफ्टर सर हेनरी मैकमोहन, जो फॉरेन सेक्रेटरी थे ब्रिटिशर्स के। उन्होंने ये लाइन वो की थी, डिमार्केटेड की थी, कि जो आपका ग्रेट ब्रिटेन और तिब्बत के बीच में हुआ था शिमला एकॉर्ड 1903 में। और आपको पता है बाद में किसने तिब्बत के ऊपर कौन आ गया, चाइना आ गया। तो चाइना ने क्या किया, चाइना ने आपका बेसिकली तिब्बत को अपना ऑटोनोमस पार्ट बता दिया। तो जो आपका तिब्बत है और जो मैकमोहन लाइन है वो इंडिया तिब्बत के बीच में हुई थी, और तिब्बत आज प्रेजेंट टाइम में चाइना का पार्ट है। तो आपकी मैकमोहन लाइन इंडिया चाइना, दुरंत लाइन इंडिया अफगानिस्तान इंडिया और पाकिस्तान अफगानिस्तान, और आपकी रेड क्लिफ लाइन इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। ठीक है, उसके बाद इंडिया नेपाल बाउंड्री के बारे में बात करते हैं। 5 स्टेट्स के साथ इंडिया नेपाल बाउंड्री बनाता है। आप मुझे फटाफट बता दीजिए वो 5 स्टेट कौन कौन से हैं, फटाफट जल्दी से बता दीजिए। देखिए सबसे पहले उत्तराखंड है आपका, उत्तर प्रदेश के साथ बनाता है, बिहार के साथ बनाता है, वेस्ट बंगाल के साथ बनाता है, सिक्किम के। नेम याद रखने हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, नेम याद। अब मैं आपको शो करता हूँ, देखिए उत्तराखंड के साथ यहाँ पर नेपाल है ये आपका, तो उत्तराखंड के साथ बाउंड्री बना रहा है, उत्तर प्रदेश के साथ बाउंड्री बना रहा है, बिहार के साथ बाउंड्री बना रहा है, यहाँ से वेस्ट बंगाल के साथ बाउंड्री बना रहा है, सिक्किम के साथ बाउंड्री बना रहा है। सर अभी हमने चाइना के साथ डिस्प्यूटेड पढ़ा, बट अभी हम करंट में सुन रहे थे कि जो हमारा नेपाल है ना, ये सबसे ज्यादा अच्छा और हमारा बहुत टाइम से हमारा फ्रेंडली नेशन है नेपाल। कभी भी हमारे और इनके बीच में कोई इशू नहीं रहा। विदाउट पासपोर्ट विदाउट वीजा हमारा क्या होता था, आपका एक दूसरे वीजा का कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती थी। जो बाउंड्री डिमार्केशन है वो भी आपका इजिली वहां पर जा सकते थे, बहुत अच्छे रिलेशंस थे, आपस में लोग आ जा सकते थे रेगुलर बेसिस पे, सिंपल एक चेकिंग का प्रोसेस होता था। बट अभी रिसेंटली क्या हुआ कि बहुत बड़ा इश्यूज आया कि जो नेपाल है उसने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके अपने एरिया में 3 रीजन को शो किया। उन 3 रीजंस के बारे में अगर मैं बात करूं, एक तो है आपका काला पानी, एक तो है आपका काला पानी, उसके बाद एक लिपुलेखा पास वाला एरिया है, लिपुलेखा पास, काला पानी और लिम्पी यादुरा। लिम्पी यादुरा, जो लिम्पी यादुरा वाला एरिया है, लिम्पी यादुरा, उसके बाद का यहाँ पर है, उसके बाद काला पानी, ये रहा लिपुलेखा, ये तीनों क्या हुए, डिस्प्यूटेड एरिया हुए। लिम्पिया दारू और आपका लिपुलेखा, लिपि अगर मैं बात करूं लिम्पिया दारू, लिपुलेखा, काला पानी, ये तीनों डिस्प्यूटेड है। तीनों क्या है, डिस्प्यूटेड है, और वो डिस्प्यूटेड है नहीं, डिस्प्यूटेड है नहीं। अब क्या हुआ मैं बताता हूं क्या हुआ। नेपाल बोलता है कि 1618 में एक ट्रीटी हुई थी, सिंगरोली ट्रीटी, पता नहीं कौन कौन सी ट्रीटी के नाम लेता है, कि 1618 में एक ट्रीटी हुई थी, उनके ट्रीटी के अकॉर्डिंग 1618 की ट्रीटी हुई थी, उन ट्रीटी के अकॉर्डिंग लिम्पियादुरा, काला पानी और लिपुलेखा इज अ पार्ट ऑफ नेपाल। इंडिया कहता है नेपाल का पार्ट है, ठीक है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में रखो, पर है हमारा ही, ठीक है। इंडिया ने बोला अगर पॉइंट है, बोलता है कि आज से 400 इयर्स पहले एक ट्रीटी हुई थी, उस ट्रीटी के अकॉर्डिंग लिपुलेखा, काला पानी, लिम्पियादुरा, जो ये पॉइंट है ये इंडिया का नहीं, ये नेपाल का इंटीग्रल पार्ट है। इंडिया ने बोला ठीक है, अभी तो आपने बोला राम भी तो हमारा है, तो राम जी को भी हम आपके कर दे क्या। तो इस तरह से नेपाल अब थोड़ा सा जो हमारे रिलेशंस थे नेपाल के साथ वो फ्रेंडली नहीं रहे हैं, बिकॉज क्योंकि चाइना के टूवर्ड्स आपका जाने लगा है नेपाल। जो नेपाल है उसकी गवर्नमेंट टूवर्ड्स द
प्रो चाइनी हो चुकी है, प्रो चाइनीज हो चुकी है, थोड़ा सा चाइना वहां पर इंटरफेयर कर रहा है, इसीलिए आपका वो थोड़े से इश्यूज क्रिएट करने लगे हैं। तो लिम्पियादुरा, काला पानी, लिपुलेखा अकॉर्डिंग ये 3 डिस्प्यूटेड एरिया है। क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं क्या क्या चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की थी, तो आपको ये बताना है। ये 3 रीजंस है जो नेपाल ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके अपनी कंट्री के पार्ट बताए हैं, एक बहुत 400 साल पुरानी ट्रीटी का नाम लेते हुए और उस ट्रीटी का हवाला देते हुए ये पॉइंट उन्होंने लिखा है। ठीक है, ये चीजें पता है क्या है, मुझे हंसी किस चीज की आई, क्योंकि देखिए जब मैं चीजें पढ़ रहा था ना इस बारे में, तो अगर हम अपनी इंडियन गवर्नमेंट के, अगर आप सब अपने अपने होते हैं, अगर मैं अपने इंडिया का न्यूज चैनल्स को देखें तो हम बात करते हैं कि ये इंडिया का पार्ट है, इंडिया का, तो वहां पे जैसे हमारे इंडिया में चैनल्स होते हैं टाइम्स नाउ, इस तरह तो उनका एक चैनल है टाइम्स नेपाली, टाइम्स नेपाल। ठीक है, तो उस टाइम्स नेपाल की मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, तो उन्होंने ये तीनों लोकेशन शो कर रखी थी और यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ था 1618 में ट्रीटी थी, उस ट्रीटी के अकॉर्डिंग इसे नेपाल का पार्ट, मतलब मुझे चीजें लगने लगी कि हाँ इन्होंने सब चीज सोच समझ के, कब हमने क्या ट्रीटी की थी, कब क्या किया था, एज सच कोई इशू नहीं है, पता नहीं कौन कौन से पॉइंट लेके आए हैं। तीनों पार्ट आज भी इंडियन गवर्नमेंट मानती है हमारा पार्ट है और कोई भी डिस्प्यूटेड रीजन नहीं है, यह हमारा है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, चाहे आप पूरे इंडिया को शो कर लो, उससे हमें कुछ भी मैटर नहीं करता। आप पूरे वर्ल्ड को बोल दो नेपाल का पार्ट है, आप कुछ भी बोल सकते हो, आपकी सॉवरिटी है, आप कुछ भी सोच सकते हैं, बट अपनी सॉवरिटी अपने तक रखना, जिस दिन अपने से बाहर लेके आओगे फिर इश्यूज आपके लिए क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, नेपाल बहुत छोटा सा है तो छोटा ही रहिए, अपनी लिमिट में रहना चाहिए, कि ये नहीं कि अपनी सॉवरिटी का, अपनी कंट्री के अंदर आपकी सॉवरिटी है, उसके अंदर आप पूरे वर्ल्ड को अपना मान सकते हो, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। अपने एक बार उस छोटे से नेशन से बाहर निकल के आओगे तो बहुत बड़ा इश्यूज आपके लिए क्रिएट हो जाएंगे। तो चीजों को बैलेंस करके अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अपने लोगों को खुश रखने के लिए, अपनी पॉलिटिक्स के लिए चीजें कर रहे हो तो करते रहिए, पर बाहर निकल के मत आना, आपके लिए छोटी सी, बस समझ जाइए क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, तो अगर हम बात करें, द बॉर्डर इज अ पोरस वन विद अनरिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट, अनरिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट, कोई भी रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट नहीं है। गुड्स पीपल बिटवीन इंडिया नेपाल आप जानते हो इजिली मूव करते हैं, और बेसिकली जो आपका फुट हिल है शिवालिक रेंज की, वहां पर इजिली यहाँ पर मूवमेंट होता है। अब बात कर लेते हैं कौन कौन से स्टेट से, हमने बात कर ली उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, आपका सिक्किम और वेस्ट बंगाल, दीज आर द स्टेट हु फॉर्म्स द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। व्हाट इज माय पॉइंट। अब हम बात करते हैं क्रिक, इंडो पाकिस्तान बॉर्डर इशू। देखिए क्या होगा अगर मैं आपको चीजें समझाने की कोशिश करूं, बहुत अच्छे से चीजें समझना। देखिए इंडिया का आपको पता ही है बॉर्डर डिस्प्यूट पाकिस्तान से तो सबसे तगड़ा है, जानी दुश्मन है हमारे। ठीक है, और यहाँ पर डिस्प्यूट अभी तक मैक्सिमम स्टूडेंट्स को पता होता है कि जो हमारी एलओसी है, लाइन ऑफ कंट्रोल है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जम्मू कश्मीर को अपना पार्ट बताते हैं, ब्ला ब्ला बहुत सारी चीजें, कुछ भी बोल सकते हैं वो भी। तो इसी तरह एक इशू है सर क्रीक का इशू। क्रीक क्या होती है कि नैरो वाटर बॉडी होती है, तो उसी नैरो वाटर बॉडी में आपका कुछ इश्यूज है आपका सर क्रीक पे, और ये सर क्रीक अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगी, इधर वाले पॉइंट पर ये क्रीक दिखेगी। ठीक है, ये क्रीक दिखेगी आपको। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको एक रेड लाइन दिख रही होगी और एक ग्रीन लाइन दिख रही होगी। ठीक है, तो इंडिया बोलता है जो इंडिया का पार्ट है वो ये रेड लाइन है, इंडिया का पार्ट है वो ये रेड लाइन है। वहीं पर जो नेपाल बोलता है कि ये जो ग्रीन लाइन है इंडिया का पार्ट ये है। तो इसी क्रीक को लेके यहाँ पर डिस्प्यूटेड है, थोड़ा सा कुछ मिनरल्स विनरल्स से रिलेटेड कुछ चीजें हैं, तो ये बेसिक डिफरेंस या डिस्प्यूटेड एरिया है गुजरात के, जो आपका वहां पर। ठीक है, यहाँ पर आपको ये कोरी क्रीक है, याद रख लेना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कोरी क्रीक कहाँ पर लोकेटेड है। सर क्रीक तो आपको पता ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्प्यूटेड एरिया है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जो गुजरात कोस्ट है वहां पर। ठीक है, तो इंडिया की जो बाउंड्री का पार्टीशन हुआ था वो दिया था आपके रेड क्लिफ ने। ठीक है, सर रेड क्लिफ ने जो चेयरमैन थे इसके, उन्होंने इंडिया पाकिस्तान की बाउंड्री का फॉर्मेशन किया था, और फिर उन्होंने सर क्रीक है जो ये जम्मू कश्मीर के बाद गुजरात वाला एरिया, कहां पर, गल्फ ऑफ कच्छ वाले एरिया में, जो गल्फ ऑफ कच्छ वाला एरिया है, रन ऑफ कच्छ में, यहाँ पर सर क्रीक है,
ये डिस्प्यूटेड एरिया है इंडिया और पाकिस्तान का। मैंने आपको बता ही दिया है कि इंडिया पाकिस्तान का डिस्प्यूटेड है, कौन कौन से पॉइंट है डिस्प्यूटेड होने में। और मैंने आपको बाउंड्री के बारे में भी बता देता हूँ कहाँ कहाँ से बाउंड्री फॉर्म करते हैं। जैसे हमारा जम्मू कश्मीर है उसके साथ करते हैं, बाद में ये यूनियन टेरिटरी हो गई है। उसके बाद हमारा किसके साथ और बाउंड्री करते हैं बताइए? गुजरात के साथ बाउंड्री करते हैं। और किसके साथ करते हैं? पंजाब के साथ बाउंड्री फॉर्म करते हैं। और किसके साथ करते हैं? राजस्थान के साथ करते हैं। ये हमारे चार बेसिकली, अगर मैं बात करूं, तीन तो स्टेट है, बाकी ये यूनियन टेरिटरी है जिसके साथ आपका बाउंड्री फॉर्मेशन है पाकिस्तान का। अब बात करते हैं इंडिया बांग्लादेश। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो है वो सबसे ज्यादा बड़ा बॉर्डर है, लॉन्गेस्ट आपका बॉर्डर है किसी भी कंट्री के साथ इंडिया का, वो बांग्लादेश के साथ है। ठीक है, और आपको याद रखना है ये भी रेड क्लिफ ने दी थी। सर कैसे रेड क्लिफ ने दी? ये वाला पार्ट इस तरह रेड क्लिफ ने दी, अगर आप नोटिस करेंगे चीजों को तो आप देखेंगे कि पहले जो बांग्लादेश वाला पार्ट था उसे हम ईस्ट पाकिस्तान कहते थे। कब से पहले? बिफोर 1971, जब इंडिया ने बांग्लादेश को आजाद करवाया था 1971 के बाद इसका नाम बांग्लादेश हो गया था। उससे पहले ईस्ट पाकिस्तान कहते थे इसे। तो ईस्ट पाकिस्तान थे, तो जब पाकिस्तान की इस वाली एरिया को हमने रेड क्लिफ लाइन कही तो ये वाली लाइन भी तो रेड क्लिफ होनी चाहिए थी, क्योंकि सेम आपका ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान बने थे वो रेड क्लिफ ने ही तो बनाए थे। तो इसी तरह आपकी दोनों लाइन का डिमार्केशन, ठीक है। तो आपका ये पॉइंट हो गया रेड क्लिफ। अब क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो बांग्लादेश है उस कौन कौन से स्टेट्स के साथ बाउंड्री बनाता है? फटाफट कमेंट में बॉक्स में मेंशन कीजिए बांग्लादेश कौन कौन सी कंट्री के साथ बाउंड्री फॉर्म करता है, फटाफट बताइए। चलो एक बहुत हिंट देता हूँ, छोटी सी 5 कंट्रीज है, उनका नेम बताइए। टोटल 5 कंट्रीज है जिनके साथ बांग्लादेश बाउंड्री फॉर्म करता है। सबसे पहले वेस्ट बंगाल, किसी को कोई इश्यू? देखिए मिजोरम से भी करता है, यस और नो। उसके बाद मेघालय से भी बाउंड्री फॉर्म करता है, मिजोरम मेघालय। त्रिपुरा के साथ भी अगर नोटिस करेंगे अपने मैप में, और आसाम के साथ भी बाउंड्री फॉर्म करता है। दीज आर द 5 स्टेट जिनके साथ बांग्लादेश बाउंड्री फॉर्म करता है। ठीक है, इन 5 स्टेट्स के साथ बांग्लादेश बाउंड्री फॉर्म करता है। ठीक है, अगर मैं मैप में शो करने की कोशिश करूं, वेस्ट बंगाल के साथ, त्रिपुरा के साथ, मिजोरम के साथ, मेघालय के साथ और आसाम के साथ। ठीक है, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम के साथ आपकी बाउंड्री का फॉर्मेशन होता है किसका? बांग्लादेश का। ठीक है, ये आपको याद रखना है 5 स्टेट। उसके बाद हम बात करते हैं म्यांमार के बारे में। एक और कंट्री आ जाती है म्यांमार। जो म्यांमार है वो आपको पता है कि जो बाउंड्री बनाती है वाटरशेड ब्रह्मपुत्र एरावाडी रिवर, ये बेसिकली म्यांमार के उसमें बॉर्डर का फॉर्मेशन है। ठीक है, और जो म्यांमार है वो कौन कौन सी कंट्रीज के साथ है ये आपको बताना है। जैसे नागा हिल्स हो गया, नागालैंड हो गया, ये आपका पॉइंट है म्यांमार। एक तो अरुणाचल प्रदेश के साथ बनाएगा सबसे पहले, फटाफट कमेंट में बताइए जल्दी। सबसे पहले किस किस के साथ बनाएगा जल्दी बताइए। सर सबसे पहले बनाएगा अरुणाचल प्रदेश के साथ, बनाता है, आ जाइए मैप में भी दिखा देता हूँ। सबसे पहले किसके साथ बनाएगा? अरुणाचल प्रदेश के साथ, बनाई 520 किलोमीटर की। नागालैंड के साथ बनाएगा, मणिपुर के साथ, मिजोरम के साथ। टोटल कितनी? टोटल 4 स्टेट्स है जिनके साथ म्यांमार बाउंड्री फॉर्म करता है। और मैक्सिमम किसके साथ करता है? अरुणाचल प्रदेश के साथ मैक्सिमम बाउंड्री फॉर्म करता है। ठीक है, ये टोटल 7 स्टेट्स हो गए जिनके साथ आपकी इंडिया बाउंड्री, 7 कंट्रीज के साथ लैंड बाउंड्री फॉर्म करता है। वहीं पर आती है हमारी दो जो कोस्टल है, उसमें श्रीलंका आ जाती है, और श्रीलंका का पाक स्टेट है। यहाँ पर स्टेट क्या होती है? एक नैरो वाटर बॉडी होती है जो दो बड़ी लैंड मास को सेपरेट करती है। ठीक है, दो बड़े लैंड मास को सेपरेट करती है स्टेट है, और वो है पाक स्टेट, जो सेपरेट करती है इंडिया और श्रीलंका को। वहीं पर धनुष कोडी है तमिलनाडु पे। कोस्ट इन इंडिया 32 किलोमीटर अलग है कहां से? जाफना, जो श्रीलंका वाला पॉइंट है। और यहाँ पर बना हुआ है राम सेतु। हम बात करते हैं अपनी रामायण की, जिसे एडम ब्रिज भी कहते हैं, कि हमारी रामायण है वो लिंक है इन चीजों से। कि एडम ब्रिज था जब हमारे राम जी ने कहां पर? श्रीलंका में रावण के लिए, सीता जो हमारी सीता माता थी उनके लिए, जब वो श्रीलंका गए थे, लंका गए थे, तो उन्होंने पत्थर का एक पुल बनाया था जो कि आपके स्टोन थे जो वाटर के ऊपर तैरते हैं, उसे राम सेतु कहा गया है, जिसे हम एडम ब्रिज कहते हैं। अब तो बेसिकली आफ्टर सुनामी वो बिल्कुल ही सबमर्ज्ड हो गया है। तो बताया जाता है कि जो एडम ब्रिज है, राम सेतु, वो बहुत पुराने टाइम से है और वो यहीं से आपका लिंकेज है।
उसके बाद वहीं पर अगर मैं बात करूं एक मालदीव्स आता है। मालदीव्स आपको पता होना चाहिए, लक्षद्वीप जो आइलैंड है इंडिया का, जो लक्षद्वीप आइलैंड है उससे आपका बाउंड्री बनाता है आपका मालदीव्स। और आपको ये बताना है कि जो मालदीव्स है वो कितने डिग्री चैनल से सेपरेट होता है इंडिया के लक्षद्वीप आइलैंड से, और कौन सा आइलैंड है जिससे सेपरेट होता है। ठीक है, अगर हम बात करें, ये हमारा एक ओवरव्यू था। हम बात करेंगे फिजिकल डिवीजन की, हम कैसे कैसे पढ़ने वाले हैं। जस्ट फटाफट एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं कि हम कैसे कैसे चीजों को पढ़ेंगे और कैसे कैसे चीजों को कवर करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, हिमालय के बारे में पढ़ेंगे कि जो हमारे हिमालय है, यंग फोल्ड माउंटेन्स है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ, किसे हम हिमाद्री कहते हैं, कौन कौन से स्टेट में लाई करती है, काराकोरम रेंज क्या है, ट्रांस हिमालय क्या है, मिडिल हिमालय कौन से हैं, शिवालिक कौन से हैं, कहाँ पर लाई करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे जो हमारे प्लेन्स हैं, जो हमारी इंडस गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर बनाती है, जिसे हम नदन प्लेन्स बोलते हैं, इंडो गैंगेटिक प्लेन बोलते हैं। आपका एलुवियल सॉइल है, एग्रीकल्चर के लिए फर्टाइल एरिया है, उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे अपने पेनिनसुलर प्लेटू के बारे में, डेक्कन प्लेटू के बारे में, जो कि एक प्लेटू है जो कि बहुत मिनरल रिच है और सबसे ज्यादा स्टेबल लैंड मास है, और वो यंग फोल्ड माउंटेन से भी बहुत पहले बना हुआ है। जब इंडियन प्लेट मूव कर रही थी तब इसका फॉर्मेशन हुआ था, और ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेटू है। इसके बारे में डिस्कस करेंगे एक एक करके। उसके बाद अगर मैं बात करूं बेसिकली हमारे जो फिजिकल फीचर्स है इंडिया के, उन्हें डिस्कस करेंगे, जैसे हिमालय हो गया, उसके बाद हमारे ग्रेट इंडियन प्लेन हो गए नॉर्थ इंडियन, उसके बाद हमारा डेजर्ट वाला एरिया हो गया, उसके बाद हमारे वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स हो गए, डेक्कन प्लेटू हो गया, उसके बाद हमारे ये जो आइलैंड्स हो गए आपके छोटे छोटे, यहाँ पर लक्षद्वीप हो गया, यहाँ पर अंडमान निकोबार आइलैंड हो गए, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कोस्टल प्लेन्स के बारे में हम बता ही देंगे कि कोस्टल प्लेन्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे हमारी जो रिवर है वो डेल्टा का फॉर्मेशन करती है, कौन सी रिवर एस्चुरी का फॉर्मेशन करती है, डेल्टा का फॉर्मेशन होता है तो बेसिकली क्यों होता है, क्यों हमारे रिवर सेडिमेंट्स लाके जो हमारे फेल्यूअल एक्शंस है, फेल्यूअल प्लेन्स है, उनके बारे में बात करेंगे। फिर हम अपने इंडिया के आइलैंड्स के बारे में बात करेंगे, डिटेल्स में पढ़ेंगे, हम एक एक टॉपिक को लेके मेंस के साथ चीजें करने की कोशिश करेंगे। आज भी आप देख रहे हैं चीजों को कितने अच्छे से कवर किया, कि जो हमारे इंडियन आइलैंड्स हैं उसमें बात करेंगे लक्षद्वीप के बारे में, जो कि कोरल आइलैंड्स हैं, कोरल रीफ्स के जो आपके पॉलिप्स होते हैं वो डेड पॉलिप्स से बने हैं कैल्शियम कार्बोनेट से, उनके बारे में डिस्कस करेंगे, जिन्हें हम एटॉल्स बोलते हैं। जब एटॉल्स के बारे में पढ़ेंगे क्या एटॉल्स होते हैं, फिर उसके बाद हम बात करेंगे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के बारे में कि उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ। अर्कन योमा जो माउंटेन रेंज है म्यांमार का, जब वो सबमर्ज्ड होने के बाद रीमर्ज हुई तो हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड बने। क्या ये वॉल्केनिक आइलैंड है, किस टाइप के आइलैंड है, वो चीजें पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे पेनिनसुलर प्लेटू है, इसके बारे में पढ़ेंगे कि अरावली हिल्स, राजमहल हिल्स, मेघालय प्लेटू, ये मेघालय प्लेटू किसका पार्ट है, क्या हमारे जो हिमालय है उसका पार्ट है, या पेनिनसुलर प्लेटू का एक्सटेंशन है, वो पढ़ेंगे। ये सबसे ओल्डेस्ट है और बहुत वन ऑफ द स्टेबल लैंडमार्क है। ये क्यों स्टेबल है, ये चीजें पढ़ेंगे। हिमालय के बारे में पढ़ेंगे कि जो हमारा हिमालय है वो कैसे है। उसके बाद जो अंडमान एंड निकोबार है वो पूर्वांचल हिमालय है, उसमें म्यांमार में अर्कन योमा जो माउंटेन्स है वो आपका एक्सटेंशन हुआ, उसका अर्कन योमा माउंटेन्स का एक्सटेंशन होके कैसे बने अंडमान निकोबार आइलैंड, वो पढ़ेंगे। उसके बाद ये अनस्टेबल क्यों है, क्यों आज भी प्लेट टेक्टोनिक के कारण इनमें मूवमेंट हो रहा है, क्यों इनकी हाइट आज भी इंक्रीज हो रही है, ये सारे पॉइंट पढ़ेंगे। कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस हो रहा है, कौन कौन से कॉन्टिनेंट कन्वर्ज हुए थे, कौन कौन सी प्लेट कन्वर्ज हुई थी, टेक्टोनिक प्लेट्स का हम जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ के आए हैं बहुत अच्छे से, तो आपको अब चीजें समझने में आसानी होगी। ठीक है, फिर हम बात करेंगे इंडो गैंगेटिक प्लेन, जो इंडस रिवर, गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर ने जो प्लेन्स का फॉर्मेशन किया है, अपने साथ जो सेडिमेंट्स लेके आती थी, उन सेडिमेंट से कैसे उन्होंने प्लेन बनाए हैं, ये चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कि ये फर्टाइल क्यों है,
ये पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं हम चीजों के साथ। फिर हम बात करेंगे कोस्टल प्लेन्स के बारे में कि हमारी कोंकण कोस्ट कौन सी होती है, उसके बाद मालाबार कोस्ट किसको कहते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे आंध्र कोस्ट है, जैसे कोरमंडल कोस्ट है, किस किस रीजन में प्लेन्स है, कि हमारी जो महाराष्ट्र और गोवा वाली है उसे कोंकण स्टेट्स कहते हैं। उसके बाद जो मालाबार है उसके बारे में बात करेंगे, कोरमंडल कोस्ट के बारे में बात करेंगे कि जो तमिलनाडु वाला पॉइंट है वहां पर कोरमंडल कोस्ट है, क्यों कैसे कोस्ट बनी, ये सारी चीजें, कौन सी सबमर्ज्ड कोस्ट है, कौन सी इमर्ज्ड कोस्ट है, ये टॉपिक डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम अपने आइलैंड्स के बारे में बात करेंगे, जो कि एक है लक्षद्वीप और सेकंड है अंडमान एंड निकोबार। लक्षद्वीप के बारे में हम बात करेंगे, ये कोरल आइलैंड्स है जो कि कोरल पॉलिप से बने हैं कैल्शियम कार्बोनेट से। अंडमान एंड निकोबार जो कि आपके अर्कन योमा माउंटेन रेंजेस है उनका एक्सटेंशन है, ये टॉपिक डिस्कस करेंगे। फिर यहाँ पर ये कैसे वॉल्केनिक आइलैंड है ये डिस्कस करेंगे, टेक्टोनिक एक्टिविटी का क्या यहाँ पर सिग्निफिकेंस रहा, क्या इंपॉर्टेंस रही। फिर उसके बाद जो हमारा डेक्कन प्लेटू है, रीयूनियन हॉट स्पॉट है, वहां पर किस तरह का फॉर्मेशन हुआ, ये सारी चीजें बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे बैरन आइलैंड है जो इंडिया क्या पूरे साउथ ईस्ट एशिया का ओनली एक्टिव वॉल्केनो है, जो कि आपके अंडमान निकोबार आइलैंड में लाई करता है। ठीक है, ये टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली अगर मैं आपको एक पॉइंट समझाने की कोशिश करूं कि आपके जो टोटल है, एक इंडियन ज्योग्राफी का ओवरव्यू दिया है आज मैंने, बट ओवरव्यू है बट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी डिस्कस किए हैं इंडियन ज्योग्राफी के। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी डिस्कस किए हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि इंडिया अगर पूरा 100% है तो क्या क्या एरिया कितना कवर करता है, तो आपको बताना है मैक्सिमम प्लेन कवर करता है, 27.7% प्लेटू एरिया है, हिली एरिया माउंटेन एरिया हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड जम्मू एंड कश्मीर और आपके नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है, ये जो आपके कुछ हिली एरियाज में आते हैं। फिर वो एरियाज जो बिल्कुल ही माउंट सी लेवल से जिनकी हाइट इतनी है, उनमें कौन कौन सा कितना परसेंट एरिया आता है। तो बेसिकली हमने पूरे इंडिया का डिवीजन कर दिया है 100% के बाद कि इंडिया कैसे कैसे डिवाइड हुआ है पूरा ओवरऑल। तो ये पॉइंट आपको समझना है बहुत अच्छे से, अदरवाइज जो हमारी क्लास है इसे समझने की कोशिश करना। और जो कल होगा, कल हम बात करेंगे हमारे माउंटेन रीजन्स के बारे में पूरे इंडिया की, कि डिवीजन कैसे हुआ, कैसे कैसे क्या क्या पार्ट हुए, ये सारी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है गाइस, अब मुझे फटाफट जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में किसी भी स्टूडेंट को क्या क्या डाउट है, क्या क्या पॉइंट, जल्दी से बताइए। किसी को कोई भी इशू कोई भी डाउट हो फटाफट जल्दी से बताइए, अदरवाइज मेंशन कर देना, मैं सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दूंगा एक एक करके, उसमें एज सच कोई इशू नहीं है। ठीक है, ओके। तो गाइज वहीं पर अगर मैं बात करूं, ये आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। फिर आपसे बोल रहा हूं दिवाली हो गई, बहुत अच्छे से एंजॉय कर लिए, फेस्टिवल कंप्लीट हो गए, छठ पूजा है, हैप्पी छठ पूजा आप लोगों के लिए, सब लोगों के लिए। ठीक है, आज अगर मैं बात करूं जितने भी हमारे बेसिकली जो बिहार और ये एरिया है यहाँ पर काफी अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है फेस्टिवल, इनके लिए इम्पोर्टेंट है, तो सबके लिए सबको अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए। और मेरे हिसाब से चीजें हो चुकी हैं, फेस्टिवल का फेज चला गया है, सबने बहुत इंजॉय कर लिया, चीजें बहुत उससे कर ली। अब फोकस होके दोबारा चीजों पे आ जाइए। ठीक है, टाइम नहीं बचता बहुत ज्यादा, बट मैं बता रहा हूँ जो कोर्सेज जो चीजें मैं कवर करवा रहा हूँ, अगर उसे टाइमली और अच्छे से समझ लिया तो मैं प्रॉमिस करता हूँ, मेरी क्लास भी देखिए 90% से ज्यादा कंटेंट मेरे कोर्स से होगा, और आप चीज देख भी चुके हो, मैं इतने डिटेल में बहुत अच्छे से कवर करवा रहा हूँ। तो डिले मत कीजिए, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। अगर मैं चीजों को बहुत अच्छे से करवाने की कोशिश करता हूँ तो आपका भी वो बनता है कि सारे सब्जेक्ट को कवर कीजिए, और सारे सब्जेक्ट बहुत डिटेल में कवर होंगे। यूट्यूब पे इधर उधर भटकने से अच्छा है एक जगह फोकस होके स्टडी कीजिए, बहुत ज्यादा फीस नहीं है। अगर आप उससे ज्यादा ऐसे ही अपना इधर उधर खर्च कर देते हैं चीजों को, तो अपनी टाइमली चीजों को जितना जल्दी हो, रिग्रेट करने से पहले जितना जल्दी पॉसिबल हो सब्सक्रिप्शन लीजिए। किसी भी तरीके का कोई डाउट आता है मेरे टेलीग्राम चैनल पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ज्योग्राफी
_5 यहाँ पर आपको सारी पीडीएफ, सारी इंपॉर्टेंट अपडेट नोटिफिकेशन मिल जाएंगी, या आप इस तरह भी ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे आपको शो हो रहा होगा Unacademy_अनिरुद्ध मलिक, यहाँ पर आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, पीडीएफ नोटिफिकेशन अपडेट मिल जाएगा। और गाइस दिस इज द कोड कैपिटल AM10, ये कोड है कैपिटल AM10। अगर आप इस कोड को यूज करते हो तो आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। और एज अ गाइड, एज अ मेंटर, मैं आपकी सब्सक्रिप्शन में हेल्प करूंगा हर पॉइंट से, कैसे चीजें करनी है, कैसे कवर होगा। कभी भी मेरी पुरानी वीडियोस से मेरा कॉन्टेक्ट नंबर ले सकते हैं, या टेलीग्राम पे पर्सनल मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कोई भी इश्यू आता है तो मैं आपकी हेल्प करूंगा फर्स्ट डे से लेके हर एक पॉइंट पर। सो जितना जल्दी हो चीजों का सब्सक्रिप्शन लीजिए, फोकस होकर स्टडी कीजिए, और अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से कवर करके सारे पॉइंट टू पॉइंट चीजों को कवर कीजिए। ओके गाइस, तो चीजों में डिले मत कीजिए। तो आज की क्लास फिर यही रखते हैं। ओके, बाय, टेक केयर, गुड नाइट, थैंक यू। और फिर हम कल, हमारा इसका सेकंड पार्ट है वो स्टार्ट करेंगे। और आज क्या है, कल से मॉर्निंग में हम अपनी, आपकी अनअकैडमी ऐप पर जो हमारी मैपिंग सीरीज है उसके जो भी रिमेनिंग पॉइंट है और बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इस मंथ के एंड में और नेक्स्ट मंथ आपके लिए बहुत अल्टीमेट करने वाला हूँ चीजें। दिसंबर, ये मंथ आपका जो दिसंबर वाला मंथ होगा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ओके गाइस, सो बाय, टेक केयर, गुड नाइट। ओके।